नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, आप सब लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और आप कह रहे थे कि सर आखिर क्लासेस कब शुरू होंगी। तो आज पूर्णतः हम लोग तैयार हैं और आज हम बात करने वाले हैं अपने डिटेल क्लास की। यानी आज के बाद हम कभी भी इस बैच को, इस दिन को याद रखेंगे साथियों। इसलिए भी याद रखेंगे क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। ऐतिहासिक इस मायने में होने वाला है कि जिस बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने तृतीय चरण की परीक्षा नहीं, टीआरई 4 की परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। और हम सब जानते हैं कि इस बार की परीक्षा काफी कठिन रहने वाली है। इस बार की परीक्षा में चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। इस बार कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है और इसीलिए ऑफिसर्स एकेडमी ने यह तय किया है कि हम आप सभी विद्यार्थियों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक नए बैच के साथ, नई कंटेंट और नए स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे। आज का क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। आज का क्लास इसलिए भी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों क्योंकि आज की क्लास में हम नए तरीके से पढ़ेंगे। नए तरीके कहने का तात्पर्य यह है, मेरे दोस्तों यह है कि ऐसा नहीं है कि हमने पहले आपको अच्छा नहीं पढ़ाया, लेकिन अब समय की मांग है, समय बदल रहा है और आप सब जानते हैं कि अब समय की मांग यह हो चुकी है कि हम आपको नए तरीके से पढ़ाएं, क्रांतिकारी तरीके से पढ़ाएं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर शशि सर नया तरीका क्या होता है। मेरे दोस्तों, नए तरीके के बारे में आज हम बातचीत करेंगे और फिर अपने डिटेल में क्लास को शुरू भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। ये बैच जो है 1 to 5 के लिए भी है और जीएस जो पेपर जाता है उसके लिए भी कॉमन हम लोग यूज करते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पुराने बैच में इसलिए उदय जी नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि पुराना बैच पिछले 2 सालों से चल रहा है। 2 साल से हम अपने शिक्षकों की तनख्वाह दे रहे हैं, 2 साल से हम अपने स्टाफ मेंबर को दे रहे हैं और साथ ही साथ 2 साल से सर्वर कॉस्ट भी हम चला रहे हैं। ये बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें आपके लिए लाभ ये है कि इस बैच में आपको 599 रुपए का एमसीक्यू बैच हमारे पुराने विद्यार्थियों और नए विद्यार्थियों दोनों के लिए फ्री कर दिया गया है। ये बैच बिल्कुल अलग बैच होगा। इस बैच की फीस हम 2-3 हजार रुपए रखने वाले थे, लेकिन हमारी टीम ने कहा कि नहीं सर, टीआरई 4 का बैच है, इसको रहने दिया जाए, अगली बार बढ़ाया जाएगा। ये बैच क्यों खास है मैं आपको बताता हूं। यह बैच इसलिए खास है मेरे दोस्तों, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। यह बैच इसलिए खास है क्योंकि इस बैच के अंदर में हम नए तरीके से, यानी न्यू स्टाइल में, न्यू स्ट्रैटेजी के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर न्यू स्ट्रैटेजी क्या होगी, नया तरीका क्या होगा। तो नए तरीके के अंदर में आपने देखा होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरह के आ रहे हैं। एक क्वेश्चन का पैटर्न यह है कि जो पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चंस हैं, प्लस जो क्लास में शिक्षक पढ़ाते हैं उन शिक्षकों के क्लास से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उससे ज्यादा चिंता वाली बात दूसरा वाला है। दूसरा ये जो क्वेश्चन होता था दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की क्लास से क्वेश्चन होता था। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 से ये क्वेश्चन होता था। और तीसरा आपको बहुत है कि बहुत डीप लेवल पे बिहार स्पेशल पूछा जाता था। हमने ये तय किया है, हमारे लिए ये चुनौती है, हमारे लिए कठिन है। हमने आपसे पिछली क्लास में वादा किया था कि ऑफिसर्स एकेडमी का ये जो बैच होगा ये क्रांतिकारी बैच होगा, क्योंकि इस बैच से पढ़कर सिर्फ ना लोग शिक्षक बनेंगे बल्कि भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास कर जाएंगे। ये बात वादा रहा मेरे से। एमसीक्यू बैच नितेश जी आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा, है ना। 6 to 8 का भी क्लास चलेगा, बिल्कुल चिंता में नहीं कीजिए। अब सुनिए, और अब सुनिए, अब सवाल यह होता था, हमारे सामने चुनौती क्या होती थी, यह हुआ कैसे, इसके बारे में आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। हुआ यूं मेरे दोस्तों, एक छोटी सी घटना सुनाता हूं आपको। क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, सुनिए। हुआ यूं कि अभी हम टीआरई 1 का, टीआरई 2 का और टीआरई 3 का पेपर देख रहे थे। जब इस पेपर को हमने देखा और हमने अपनी एनसीईआरटी 360 डिग्री वाली किताब से मिलाया, एनसीईआरटी 360 डिग्री वाली किताब से मिलाया। ये एक ऐसी किताब है जहां पे 6 to 12 का एनसीईआरटी। कितने लोगों के पास ये किताब है जरा बताइए कमेंट करके। तो एनसीईआरटी 360 किताब में हमने देखा कि कम से कम 70 to 80% जो टफ क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन है, कॉमा बाय कॉमा है और वर्ड बाय वर्ड है। तो हमने सोचा कि हमारे पास 2 विकल्प है कि बच्चा खुद से एनसीईआरटी पढ़ लेगा। हम लोग एनसीईआरटी 360 की किताब भी लाए हैं,
बच्चे उस किताब को पढ़ भी रहे हैं, एनसीईआरटी 360 डिग्री वाली किताब को। अब वैसी परिस्थिति के अंदर में हमने ये तय किया दोस्तों कि हम जो है किताब क्लास में पढ़ाएंगे, और हमने ये तय किया कि जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक का एनसीईआरटी किताब हम क्लास में पढ़ाएंगे। अब इसमें भी एक चुनौती आया। चुनौती क्या आया मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं चुनौती क्या आया, ध्यान से सुनिए और समझिए। चुनौती यह आया कि जब हमने विश्लेषण किया तो हमें पता चला कि फॉर एग्जाम्पल हमें पता चला, थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूं कि असहयोग आंदोलन है, तो हमें यह पता चला कि भाई असहयोग आंदोलन जो है क्लास 8 की भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के तौर पे है, क्लास 10th की भी एनसीईआरटी में है, और क्लास 12th की एनसीईआरटी में भी है, एग्जाम्पल के तौर पे एक बात कर रहे हैं। तो हमने किसी एक टॉपिक को देखा तो हमने देखा कि अरे भाई ये क्लास 8 में भी है, 10 में भी है, 12 में भी है। तो फिर हमारा सर चकराया कि अब हम क्या करें। तो फिर हमने अपने शिक्षकों की एक बैठक बुलाई, और अपने शिक्षकों की एक बैठक में हमने ये तय किया कि हम सभी शिक्षक बच्चों को क्लास में थ्योरी पढ़ाएंगे। फिर हुआ कि सर 3-3 किताब में है, तीनों को कैसे पढ़ाएंगे। तो हमने कहा हम क्लास में पढ़ाएंगे। तब हमने एक नया आइडिया दिया शिक्षकों को, जिस आइडिया को हम इस नए बैच में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और इसीलिए ये बैच जो है मेरे दोस्तों क्या है, इसीलिए ये बैच जो है मेरे दोस्तों खास है। हमने क्या आइडिया दिया भाई, हमने आइडिया ये लिया कि मैं क्लास आज शुरू कर रहा हूं, डेमो क्लास अभी पढ़ाऊंगा भी, टॉपिक भी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। तो हमने ये तय किया कि हम क्लास में सभी टॉपिक का सभी टॉपिक जो हैं, मान लीजिए कि 300 टॉपिक हमें पढ़ने हैं, थोड़े देर के लिए 300 टॉपिक है, तो हम 300 के 300 टॉपिक, मान लीजिए कि जब हम पहला टॉपिक पढ़ा रहे होंगे तो इस टॉपिक के 4 भाग होंगे। पहला शिक्षक की नजर में, पहला कौन सा भाग होगा, शिक्षक की, मैं अलग स्लाइड ले लेता हूं इसके लिए, तो आपको समझना ज्यादा आसान हो जाएगा, आपको समझना ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। मैं अलग स्लाइड ले लेता हूं, सुनिए। फिर हमने तय किया कि हम, या फिर यहीं लिख देते हैं, कोई बात नहीं। फिर हमने तय किया कि हम एक टॉपिक को, जो हमारा पहला टॉपिक है, उसको 4 भाग में पढ़ेंगे। पहला जो भाग होगा, आप ध्यान से समझिएगा, यह बैच क्यों क्रांतिकारी बैच कह रहा हूं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इस बैच में पढ़ने वाला हर एक विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा, और अगर नहीं होता है तो वो बच्चा हमसे ज्यादा जिम्मेदार होगा, क्योंकि आप देखिए हम क्या करने वाले हैं आज। शिक्षक की नजर में, या शिक्षक की नजर में मतलब शिक्षक के दृष्टिकोण में वो टॉपिक क्या है। मतलब मैं अगर बंगाल विभाजन पढ़ा रहा हूं तो बंगाल विभाजन जो मैं अभी तक पढ़ाते आया हूं वो पढ़ाऊंगा, लिख लिख के पढ़ाऊंगा हाथ से। जो दूसरा स्टेप होगा मेरे दोस्तों, वो क्या होगा, वो होगा एनसीईआरटी की नजर में, एनसीईआरटी की नजर में। अब यहां एक और चुनौती आएगी कि बंगाल विभाजन हो सकता है कि एनसीईआरटी की क्लास 8 की किताब में होगी, हो सकता है क्लास 10th की किताब में हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हो सकता है वो क्लास 12th की किताब में हो। तो क्या शशि सर आप तीनों जगह से पढ़ाइएगा, तो मेरा आंसर होगा जी मेरे भाई, क्लास 8 की भी कवर करूंगा, 10 का भी कवर करूंगा, और 12 का भी कवर करूंगा। और सिर्फ मैं कवर नहीं करूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, सभी शिक्षक अपने बैच में इस स्टाइल को कॉपी करेंगे। बस आप पढ़िए, इस बार रिजल्ट पर फिर से कब्जा हमारा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से समय बदला है, जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ सकता है, हमने अपनी कमर की पूरी तैयारी कर ली है, हमने पूरी एकदम कमर की पेटी बांध रखी है। तीसरा एक और नजरिया होगा, थर्ड स्टेप, वो क्या होगा, बिहार स्पेशल। वो क्या होगा, इस बार अलग से बिहार स्पेशल नहीं पढ़ेंगे, इस बार हम एक साथ बिहार स्पेशल पढ़ेंगे। बिहार स्पेशल में देखने को मिलता है कि सर बिहार स्पेशल तो हमने पढ़ा, लेकिन ये शशि सर बिहार स्पेशल का ये जो क्लास था ये इम्तियाज अहमद सर की बुक में नहीं मिला। मेरे भाई जानते हैं आयोग बहुत तेज हो गया है, आयोग बहुत चतुर हो गया है। क्लास होगी मेरे भाई, थोड़ा सुन लीजिए पहले 5 मिनट। आयोग यहां पर हम 2 किताब को फॉलो करेंगे। पहला होगा इम्तियाज अहमद सर की किताब, पहली होगी इम्तियाज अहमद सर की किताब, अहमद सर की किताब, और दूसरा होगा के दत्ता की किताब। ये वैसी किताब है जो टीचर और पीएचडी वाले बच्चे पढ़ते हैं। और चौथे स्टेज पर होगा एमसीक्यू। अब मां सरस्वती की
ध्यान करते हुए, मां सरस्वती को ध्यान करते हुए बताइए कि अगर ऑफिसर्स एकेडमी के टीचर आपको हिस्ट्री, आपको ज्योग्राफी, आपको पॉलिटी, आपको इकोनॉमी और आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर सभी के सभी विषय के सभी टॉपिक इस तरह से पढ़ा दिया जाए, इस तरह से रिलेट करके पढ़ा दिया जाए, तो क्या कोई धरती पर आपका सिलेक्शन रोक लेगा? बस हमको इतना बताइए, क्या आपका कोई सिलेक्शन रोक लेगा? टीआरई के अंदर में चाहे कहीं से पूछ ले, टीचर की नजर में हम अपनी तरफ से पढ़ा देंगे। एनसीईआरटी तीनों चारों जहां जहां एनसीईआरटी में खोज खोज के मारेंगे उसको। और तीसरा, बिहार स्पेशल की दो दो किताब कवर करेंगे, क्लास में फोटो लगा के कवर करेंगे। और चौथा, उस टॉपिक का एमसीक्यू करवा देंगे। तो मुझे बता दीजिए कि क्या कोई आपका रिजल्ट रोक लेगा? एमसीक्यू बैच का ये कम कर दीजिए, फीस कम है, ऑलरेडी 599 है, फ्री है नए वाले बच्चों के साथ। क्या कोई रिजल्ट आपका रोक लेगा अगर इस स्टाइल में पढ़ा जाए तो? नहीं सर। अब देखिए, मैं ज्यादा दूर आपको नहीं ले चलूंगा, मैं आज की क्लास को अब शुरू करता हूं। ये दिख रहा होगा आपको डेमो क्लास 1, ये आपको दिख रहा होगा डेमो क्लास 1 दिख रहा है। आज के इस क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बंगाल के विभाजन को पढ़ेंगे। ये हमारा डेमो क्लास 1 होगा, जो ऐप पर भी जा रहा है और यूट्यूब पर भी जा रहा है, और कल से सिर्फ ऐप पर जाएगा। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम दो बातों का ध्यान रखेंगे, और आज के बाद हर टॉपिक एनसीईआरटी का नहीं, ऑफिसर एकेडमी के ऐप पर कोई भी क्लास पेड बैच में, इस नए वाले बैच में होगी, इसी तरीके से होगी, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि बिना एनसीईआरटी को थ्योरी पढ़े हुए, टॉपिक के साथ मिला के पढ़े हुए सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर 2 भी देखेंगे, क्लास 12 के एनसीईआरटी स्वदेशी मूवमेंट थीम 3 देखेंगे। इस टॉपिक को हम के दत्ता सर की किताब बिहार स्पेशल वाले से भी पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे 2-3 स्टेटमेंट हैं, और इसी टॉपिक को हम इम्तियाज अहमद सर की किताब को भी बिहार स्पेशल को कवर करेंगे। ठीक है जी, तो क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार बता दीजिए मुझे, आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो ये एक टॉपिक है, और इस टॉपिक को हम, और कोई भी टॉपिक आपको लग रहा होगा कि शशि सर सिर्फ यही टॉपिक, क्या नहीं, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस भी मैं आपको दिखाता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री का ये पहला सिलेबस, इसको जल्दी जल्दी 2 मिनट के अंदर मैं पूरा दिखाऊंगा आपको। देखिए आप 2 मिनट के अंदर में मैं आपको पूरा दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। ये टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि, इसमें हम ये सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। और इसी टॉपिक का बिहार स्पेशल, यहां देखिए बिहार स्पेशल हर टॉपिक का टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। बिहार में सामाजिक, बिहार में प्रेस और जनचेतना, और बिहार में किसान आंदोलन। और इस टॉपिक को पढ़ेंगे क्लास 8 में चैप्टर 1 में है, क्लास 8 में चैप्टर 2 में है, क्लास 8 में चैप्टर 9 में है, क्लास 11 में है, क्लास 12 में है, और के दत्ता और इम्तियाज अहमद की किताब से पढ़ेंगे। फिर हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, तो 1857 की क्रांति में क्लास 8 की एनसीईआरटी, क्लास 12 की एनसीईआरटी और के दत्ता और इम्तियाज अहमद की किताब से पढ़ेंगे। और यहीं पर बिहार स्पेशल में जगदीशपुर, बाबू वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह और बिहार में विद्रोह का विस्तार पढ़ेंगे। अच्छा, ये वाली पीपीटी मैं सोच रहा हूं कि आपको बोर्ड पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, पेड बैच में करवा दूंगा ना जी। पेड बैच वाले बच्चे बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ेंगे तो क्लास 10th की एनसीईआरटी, क्लास 12 की एनसीईआरटी और के दत्ता और इम्तियाज अहमद की कहानी, ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहीं पर बिहार स्पेशल में बिहार के प्रारंभिक कांग्रेस नेता और बिहार में कांग्रेस का विस्तार पढ़ेंगे। चौथे में उदारवादी चरण में क्लास 10th की एनसीईआरटी, 12 की एनसीईआरटी, के दत्ता सर की किताब, बिहार के उदारवादी नेता और प्रारंभिक राजनीतिक चेतना, ये पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। उग्र राष्ट्रवादी में क्लास 10th में चैप्टर 2 कवर करेंगे, क्लास 12 कवर करेंगे, के दत्ता और इम्तियाज अहमद कवर करेंगे। बिहार स्पेशल में बिहार में उग्र राष्ट्रवाद, छात्र एवं युवा आंदोलन को कवर करेंगे, और यह पूरा टॉपिक तो हम आपको लिख के पढ़ाएंगे। बंगाल विभाजन में भी क्लास 10th, 12th और के दत्ता सर की किताब बिहार स्पेशल भी हम कवर करेंगे। अब थोड़ा फास्ट चलते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन में क्लास 10th, क्लास 12th का चैप्टर 13 और के दत्ता और बिहार स्पेशल, बिहार के क्रांतिकारी और स्थानीय गुप्त गतिविधियां भी हम कवर करेंगे।
होम रूल आंदोलन में क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 के दत्ता की इम्तियाज अहमद की बिहार स्पेशल किताब, और बिहार स्पेशल टॉपिक में बिहार में होम रूल आंदोलन हम कवर करेंगे। गांधी युग के अंदर में क्लास 10th का चैप्टर 2, क्लास 12th का चैप्टर 13 इम्तियाज अहमद और के दत्ता सर की किताब पढ़ेंगे। बिहार स्पेशल में चंपारण का विस्तृत अध्ययन राजकुमार शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्थानीय नेतृत्व के बारे में पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग के अंदर में क्लास 10th का चैप्टर 2, क्लास 12 का चैप्टर 13, ये पूरा का पूरा टॉपिक, और बिहार में विरोध प्रदर्शन जो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग को लेकर के हुए उनका अध्ययन हम करेंगे। असहयोग आंदोलन में क्लास 10th की एनसीईआरटी, क्लास 12 की एनसीईआरटी के दत्ता और इम्तियाज अहमद सर की किताब देखेंगे। बिहार स्पेशल में बिहार में जन भागीदारी शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्लास 10th और 12th का के दत्ता और इम्तियाज अहमद, बिहार में नमक सत्याग्रह और बिहार के ग्रामीणों की भागीदारी देखेंगे, और साथ साथ बाकी जो डिटेल टॉपिक है वो भी कवर करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में भी क्लास 10th और 12th की एनसीईआरटी, बिहार स्पेशल में पटना सचिवालय कांड, छात्र आंदोलन, भूमिगत गतिविधियां और जयप्रकाश नारायण की भूमिका को भी देखेंगे। संवैधानिक विकास काफी महत्वपूर्ण है, इसमें क्लास 10th की एनसीईआरटी, क्लास 12th की एनसीईआरटी, क्लास 12 का एनसीईआरटी के दत्ता और इम्तियाज अहमद सर की किताब देखेंगे, और प्रांतीय स्वायत्ता के बाद बिहार की राजनीति और बिहार मंत्रिमंडल का गठन देखेंगे। विभिन्न वर्गों की भूमिका में किसान आंदोलन को हम देखेंगे, मजदूर आंदोलन को देखेंगे, आदिवासी आंदोलन को देखेंगे, छात्र एवं युवा देखेंगे, महिला आंदोलन को देखेंगे, बिहार के किसान, बिहार में ग्रामीण और बिहार में महिलाओं की भूमिका देखेंगे। सांप्रदायिक राजनीति के अंदर में मुस्लिम लीग का उदय, ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। बिहार में सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक समस्या देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस, बिहार के सैनिक कौन कौन थे इनके साथ, उसको भी हम साथ में कवर करेंगे। स्वतंत्रता की ओर में हम ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे, और स्वतंत्रता के समय बिहार की स्थिति क्या थी और बिहार का प्रशासनिक परिवर्तन क्या था, इसको भी हम क्लास में कवर करेंगे। ठीक है। उसके अलावा बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का योगदान है, जहां पर हम अलग अलग से असहयोग, चंपारण, सविनय, भारत छोड़ो, छात्र आंदोलन, ग्रामीण भागीदारी, भूमिगत गतिविधियां, शहीद एवं जन नेता, और प्रमुख नेताओं में वीर कुंवर सिंह, कृष्ण सिंह, जयप्रकाश, अनुग्रह नारायण और राजेंद्र प्रसाद देखेंगे। उसके अलावा क्लास 10th में खादी और चरखा, इससे एक क्वेश्चन आया था टीआरई 2 के अंदर में जो किसी बच्चे से नहीं बना था, वो हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रवाद के प्रतीक में झंडा और राष्ट्रगीत को कवर करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी से। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिकाओं से एक सवाल आता है क्लास 10th की एनसीईआरटी में। विभाजन के सामाजिक प्रभाव को देखेंगे, सत्याग्रह की अवधारणा, किसान आंदोलन के उदाहरण और जन सामान्य की भागीदारी भी हम देखेंगे। उसके अलावा ये टॉपिक्स जो हैं हमारे टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए हैं। समाचार पत्र और पत्रिका हम लोग ना एक पेज याद कर लेते हैं, वो एक पन्ना याद नहीं करेंगे। अब भाई इतना कॉपी पेस्ट करिएगा यार तो अच्छा बात नहीं है। एमसीक्यू बैच में रेगुलर क्लास चलने लगेगी, आप चिंता मत कीजिए राजकुमार जी, और इतना कॉपी पेस्ट करना भी ठीक बात नहीं है ना, समझिए इस बात को। क्लास 8 की समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए हम क्लास 8 की किताब लेंगे, क्लास चैप्टर 9 और चैप्टर 11। क्लास 12 में चैप्टर 13, 14 और 15 में ये टॉपिक मिलेगा। पुस्तक और लेखक देखेंगे, महत्वपूर्ण कथन देखेंगे, आंदोलन की तिथियां, किसान आंदोलन देखेंगे, जनजातीय आंदोलन, गवर्नर जनरल और वॉयसरॉय देखेंगे, और फिर आज की क्लास हम शुरू करेंगे। तो शुड वी स्टार्ट द क्लास नाउ? इसको हम नीचे रख देता हूं और चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आज की क्लास में जो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बंगाल का विभाजन कहते हैं। अब बंगाल का विभाजन आज डेमो क्लास के रूप में जाएगा, और कल से आपका पेड बैच में जब क्लास का टाइमिंग आ जाएगा आपको कि कौन कौन सी क्लास पेड बैच में लगी है, तो उस पेड बैच की क्लास की टाइमिंग में आपको आगे से हम लोग शुरू से शुरू करेंगे, यानी 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। साथियों, क्लास करने का तरीका बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया है। जो भी बच्चे पुराने हैं उनसे निवेदन है कि वो इस बैच को जरूर खरीद लें। सिलेक्शन के लिए आपका मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है। पैसे आते जाते रहेंगे, लेकिन मेहनत आपको हरदम करना होगा। और जिस हिसाब से पैटर्न बदल रहा है, जिस हिसाब से नए नए लगभग 3 से 4 लाख नए बच्चे फॉर्म भरेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, वहाँ एनसीईआरटी और बिहार स्पेशल का चुनौती बढ़ेगा, और ऑफिसर्स एकेडमी इस बार एनसीईआरटी को साथ में पढ़ाएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। ये जो टॉपिक है इसमें हम एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे, देखिए ये टीचर्स वर्क के लिए है। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्या कहता है। देखिए इस टॉपिक में एनसीईआरटी में कहाँ जिक्र है, तो क्लास 8 के पेज नंबर 95 में है। ये पूरा बंगाल विभाजन है जिसका एनसीईआरटी हमने लगा दिया है। यहाँ पे भी क्लास 8 का एनसीईआरटी पूरा हमने यहाँ लगा दिया है। देखिए ये पूरा पेज नंबर 95 लिख के लगाया है, आप मिला सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बंगाल विभाजन टॉपिक है, ये बंगाल विभाजन हम आपको अपनी तरफ से पढ़ा देंगे, लिख लिख कर अभी पढ़ाएंगे, लेकिन उसके अलावा एनसीईआरटी क्या कहता है ये आपको स्क्रीनशॉट लगा के पढ़वा देंगे।
फिर बिहार स्पेशल में इम्तियाज अहमद सर की बुक क्या कहती है, इसको देखेंगे। तो ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये बिहार स्पेशल की इम्तियाज अहमद सर की किताब का पेज नंबर 44 और 45 है। वहां से हमको जो इंपॉर्टेंट लगा, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हमने काट के यहां लगा दिया। उसी प्रकार से ये देखिए पेज नंबर 45 है, ये भी इम्तियाज अहमद सर की किताब है। यहां देखिए लिखा हुआ है इम्तियाज अहमद, पेज नंबर 44-45। उसके बाद फिर हमने देखा कि बिहार स्पेशल की एक और की किताब है, के दत्ता सर की किताब। उनके किताब में देखिए बिहार स्पेशल में के दत्ता सर की ये किताब है, वॉल्यूम 1 उनका बुक का, पेज नंबर 118 से हम प्रश्न बनाएंगे। मतलब हमने इस किताब को पढ़ा और आपके लिए जो जरूरी था, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका काट के स्क्रीनशॉट लगा दिया और इसको डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे। अभी ये तो दिखा रहे हैं सिर्फ, ये पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। तो ये हमारा तरीका होगा नए बैच में। नए बैच में हम डिटेल में थ्योरी भी एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे, बिहार स्पेशल भी पढ़ाएंगे और लिख के भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आइए शुरू करते हैं। साथियों, जब हम बंगाल के विभाजन की बात करते हैं, जब हम बंगाल विभाजन की बात करते हैं या अन्य विभाजनों की बात करते हैं, तो आपके मन में एक सवाल आता है कि सर बंगाल का विभाजन क्यों जरूरी है। तो देखिए, ये टॉपिक जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अगर हम इस टॉपिक के वेटेज की बात करें तो एग्जाम के अंदर में 1 सवाल से 2 सवाल तक पूछे जाते हैं। 1 से 2 सवाल आता है। अब इस बंगाल विभाजन को पढ़ने के लिए हम क्लास 10th, 12th और के दत्ता और इम्तियाज अहमद सर की किताब, आइए सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हम सभी लोग, बंगाल का विभाजन। पहला सवाल जो आपके मन में आना चाहिए, पहला सवाल जो आपके मन में आना चाहिए, वो सवाल क्या है पता है? पहला सवाल जो आपके मन में आना चाहिए वो सवाल क्या है मेरे भाई? अगर आपसे पूछा जाए कि पहला सवाल जो आपके मन में आ रहा है वो क्या है, तो आप सब यही कहेंगे कि सर बंगाल का ही विभाजन क्यों? क्यों नहीं महाराष्ट्र का विभाजन? क्यों नहीं बॉम्बे का विभाजन? क्यों नहीं अहमदाबाद का विभाजन? क्यों नहीं चेन्नई का विभाजन? क्यों नहीं उड़ीसा का विभाजन? क्यों सिर्फ बंगाल का विभाजन? अच्छा, एकदम एक बहुत अलग, देखिए बैच खरीदना बेचना यार, सब लोग इतने संपन्न हैं कि 1000-2000 रुपए वैल्यू नहीं करता है पढ़ाई के लिए, अगर इतना कोई पढ़ाया जाए। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर जिस हिसाब से हमने आपको बताया, अगर हम एकदम सरस्वती मैया को ध्यान में रख के बताइएगा भाई, एकदम पाप ने दिल से एकदम बताना यार, कि हमने जो रणनीति बनाई है कि हर टॉपिक का डिटेल में टीचर अपने तरफ से लिख कर थ्योरी, हर टॉपिक का एनसीईआरटी का पेज लगा कर अंडरलाइन कर कर आपको पढ़ाना, हर टॉपिक का बिहार स्पेशल का दुद्दू को किताब से रेफरेंस देकर पढ़ाना, और उसके बाद साथ में एक फ्री एमसीक्यू बैच आपको दे देना। अगर हम इतना पूरा कर देंगे सिलेबस, तो क्या आप अगर पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। लिख दीजिए एक बार कि यस सर होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा आपका। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, मेरे लिए भी इज्जत की लड़ाई है, आन बान शान की लड़ाई है, इसीलिए इतना मेहनत कर रहे हैं। पूरे इंडिया में कोई कोचिंग ना मुंह से खाली कहता है कि एनसीईआरटी पर आधारित, मैं सच बोल रहा हूं, सब जितने भी लोग हैं 99% लोग केवल कहते हैं कि एनसीईआरटी पर आधारित, लेकिन कोई माई के लाल में दम नहीं है कि पूरा थ्योरी एक एक टॉपिक एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगा के और पहले टीचर पढ़ा दे, फिर एनसीईआरटी में जो छूटा बढ़ा वो लगा के पढ़ा दे। ये हमने हिम्मत लगाई है, हम हिम्मत करके खड़े हुए हैं कि हम अपने बच्चों के लिए करेंगे। ओम गण गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः। अब देखिए, जब हम बंगाल विभाजन के बारे में बातचीत करते हैं तो सबसे पहले जो मेरे मन में सवाल ही आता है वो सवाल ये है कि बंगाल ही क्यों? अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन क्यों चुना? सबसे पहला सवाल यही है कि बंगाल का विभाजन क्यों, आखिर क्या हुआ ऐसा? तो हम 2 चश्मे से बात करेंगे। पहला तो यह है कि बंगाल विभाजन अंग्रेजों ने इसलिए चुना क्योंकि अगर हम बात करें तो बंगाल उस समय क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था। ये जो अपना बंगाल है, बंगाल जो है राष्ट्रवादी, ये भी लिख सकते हैं बंगाल
राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ था। पहला बात तो यह है कि पूरा आंदोलन वहीं से चलता था, पूरा आंदोलन। उसके अलावा दूसरा रीजन, अंग्रेज बंगाल को ही इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें अगर बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज्यादा थी और वो जानते थे कि अगर बंगाल में हम लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाते हैं, यानी बांटो और राज करो, तो हम बांट कर भारत पर कई वर्षों तक और शासन कर पाएंगे। लेकिन एक और बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये तो एक किताबी बात हो गई। आप जानते हैं कि भारत के अंदर में जनसंख्या की बात करें या जनगणना की बात करें, कि भारत के अंदर में जनगणना की शुरुआत कब हुई, जरा कमेंट करके बताना। आप भी जानते हैं कि जनगणना की शुरुआत भारत में 1872 में हुई और 1872 में जनगणना की शुरुआत कराई किसने, तो लॉर्ड मेयो ने इसकी शुरुआत कराई। और इस व्यक्ति ने सबसे पहले इस व्यक्ति ने क्या कराया, तो बंगाल के अंदर में जनगणना कराई, और बंगाल की जब आप बात करते हैं तो यह कौन सा बंगाल है, जिस बंगाल के विभाजन की आप बात कर रहे हैं, यह बंगाल कौन सा बंगाल है, तो ये वो बंगाल नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जब हम बंगाल की बात करते हैं मेरे दोस्तों, जब हम बंगाल की बात करते हैं तो ये वो बंगाल नहीं है जो बंगाल आप समझ रहे हैं, हम इस बंगाल की बात कर रहे हैं, ये वो बंगाल नहीं है। आज के डेट में आपको जो बंगाल दिखता है, ये वो बंगाल नहीं। आप इस भारत के नक्शे पर देखेंगे तो ये बंगाल का जो क्षेत्र इलाका हुआ करता था, ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, ये बंगाल हुआ करता था। कहने का तात्पर्य यह है मेरे दोस्तों कि अगर उस समय के बंगाल को आज से कंपेयर करें तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल का इलाका आएगा दोस्तों। दूसरा, अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, पूरा का पूरा बांग्लादेश भी बंगाल में ही आता था। तीसरा, अगर हम आपसे बात करें तो असम का इलाका भी बांग्लादेश में आता था। चौथा, अगर हम बात करें तो बिहार भी बंगाल में ही आता था। पांचवां अगर बात करें आज से तो झारखंड भी बंगाल में ही होता था। और सातवां अगर हम बात करें तो उड़ीसा भी बंगाल में होता था। मतलब कुल मिला के अगर मैं आपसे कहूं तो ये सभी के सभी मिलकर एक बंगाल बनते थे, ये सभी के सभी मिलकर एक बंगाल बनते थे। मतलब अगर कोई कहे कि बंगाल का विभाजन हुआ है तो सिर्फ बंगाल का विभाजन नहीं हुआ है। बंगाल कहने का मतलब क्या था उस समय, तो बंगाल कहने का मतलब ये हुआ करता था। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं 1905 में आपसे कहूं बंगाल, तो आप सिर्फ बंगाल मत समझना, मैं आपसे कहूंगा बंगाल, लेकिन आप बंगाल, बांग्लादेश, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब मिलाकर बंगाल समझना। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस और नो? यस। अब अंग्रेजों की नजर इस पर क्यों पड़ी? अब मुझे बताइए कि ये आप भारत का नक्शा देख रहे हैं ना, ये भारत का नक्शा, ये भारत का नक्शा एक एवरेज नक्शा है, मान लेते हैं ये वाला, ये पूरा पाकिस्तान अपना ही था, ये पूरा। अब देखिए कि इतना भारत में इतना बड़ा ये अकेले है, मतलब अगर इतना बड़ा लड्डू है एगो, इसमें इतना बड़ा यानी सबसे बड़ा है। तो भाई साहब इस बात को समझिए कि जिस बंगाल की हम बात कर रहे हैं, ये बंगाल खास बंगाल है, क्योंकि बंगाल जो है, ध्यान से लिखना अपनी कॉपी के अंदर में, कॉपी में लिखते चलना, बंगाल जो है उस समय भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। उस समय भारत का सबसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से, या ऐसे ही लिख दो, सबसे बड़ा प्रांत था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा प्रांत था, ध्यान रखना। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत था, मतलब सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल किसी का अगर था तो सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल किसका था? बंगाल का था। लेकिन इससे कहीं दूर एक और महत्वपूर्ण बात मुझे आपसे कहनी है मेरे दोस्तों, और वो बात क्या है? आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर में पहली बार जनगणना, सभी लोग, जितना बच्चा 4000 के 4000 कितने लोग हैं? 3500 लगभग लोग हैं। 3500 के 3500 लाइव में जो बच्चे हैं ये कमेंट करके बताइए। और ऐप पर कितने लोग लाइव हैं भाई? ऐप पर देख लिया जाए, ऐप पर भी क्लास चल रही है। ऐप पे भी 9167 लोग, 9167। तो ये 9 के 9000 बच्चे कमेंट बॉक्स में, नहीं दिख पा रहा है कमेंट हमें सिर्फ इतना बताइए मेरे भाई, इतना बताइए सिर्फ कि आप सभी लोग को क्या ये बात क्लियरली समझ में आई? जरा कमेंट करके बताइए कि जनगणना सबसे पहले कब हुई थी? तो 1872 में। और उस समय भारत का नेतृत्व किसने करवाया? तो लॉर्ड मायो ने करवाया था। क्या ये बात सबको पता है? अब इस व्यक्ति ने जब जनगणना कराई तो इस व्यक्ति ने सबसे पहली बार जनगणना 1872 में कराई। उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में, मेरे दोस्तों, लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई। दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई। दशकीय जनगणना का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? दशकीय जनगणना का मतलब हुआ कि अब हर 10 साल पे जनगणना होगी। तो 1881 में जब जनगणना हुई तो इसके 10 साल के बाद यानी 1891 में फिर से जनगणना होगी या नहीं होगी? यस और नो में सभी लोग जवाब दीजिए। ऐप वाले बच्चे भी, यूट्यूब वाले बच्चे भी, अभी मैं ऐप का कमेंट देख रहा हूं, सभी लोग जवाब दीजिए। नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, इतना तेजी में जा रहा है, सॉरी मेरे भाइयों। 1891 में होगा। उसके बाद अगली जनगणना होगी 1901 में। अच्छा, जानते हैं यही वाली अभी चली आ रही है और अंतिम जनगणना 2011 और अब 2026 में हो रही है ना? तो ये वही वाला जनगणना है जो अभी भारत में हो रहा है। जब मेरे दोस्तों 1911 की जनगणना हुई, इस जनगणना की जब रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट जब आई तो ये रिपोर्ट भी एक कारण था बंगाल के विभाजन होने का। क्यों? मैं आपको बताता हूं। ये जब रिपोर्ट आई 1901 के अंदर में, मेरे दोस्तों रिपोर्ट आई, तो इस रिपोर्ट में 1901 की रिपोर्ट ने क्या कहा? 1901 की, देखिए भाई, 2-3 लोग कह रहे हैं कि सर पीपीटी लगा के पढ़ाइए। एक बात बता रहा हूं, एक बात मैं आपको बता देता हूं, हमारे यहां हम पीपीटी लगा के नहीं पढ़ाते मेरे भाई। आप पैसा वापस ले लीजिएगा पीपीटी अगर लगा के पढ़ना है तो। बुशरा अहमद खान जी, बुशरा आपको बता दें कि हम लोग हाथ से लिख के पढ़ाते हैं। पीपीटी लगाएंगे हम एनसीईआरटी का, ठीक है? पेड बैच के स्टूडेंट हैं, एनसीईआरटी का बाबू हम लोग पीपीटी लगा देंगे कि एनसीईआरटी में देखिए ये लेके आया हूं। जब ये टॉपिक पढ़ा लूंगा, हमको लगता है आप लेट से क्लास में जुड़ी हैं, जब टॉपिक पढ़ा लूंगा तो नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्या कहता है, और यहां पर जो छूट गया होगा उसको अंडरलाइन करके एनसीईआरटी पूरा पढ़ा देंगे। क्लास 8 की एनसीईआरटी में ये है, आपको 8 की एनसीईआरटी भी पढ़ा देंगे। ये भी 8 की एनसीईआरटी लिखा हुआ है वहां पे, देखिए पेज नंबर के साथ। और ये बिहार स्पेशल में इम्तियाज अहमद सर की किताब में जो जो जरूरी है बंगाल विभाजन का, ये पेज नंबर 44-45 पर है, आप अपने पास किताब में खोज के ढूंढ लीजिएगा। ये भी इम्तियाज अहमद सर की किताब में है, तो ये वाला हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे। ये के दत्ता सर की किताब में है, बिहार स्पेशल का, बहुत महत्वपूर्ण है, पेज नंबर 118 पे, और ये भी पेज नंबर 118 पे। लेकिन हम आपको बता दें, जो भी नाम था भुला गए, कि भाई साहब या बहन जी, हम लिख के पढ़ाते हैं और हमको ऐसे ही सेटिस्फैक्शन मिलता है ना? हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं, आपको पढ़ना हो पढ़िए, नहीं पढ़ना हो मत पढ़िए, है ना? हम लिख के ही पढ़ाते हैं। अब सुनिए, तो 1901 की जब जनगणना आई तो इस जनगणना की रिपोर्ट जो है, उस समय तात्कालीन भारत के वॉयसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अच्छा, एग्जाम में पूछेगा कि लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब तक, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग कमेंट करें 1899 से 1905 तक। लॉर्ड कर्जन इस समय भारत के वॉयसरॉय थे और इनके पास रिपोर्ट जब आई तो इस रिपोर्ट ने 2 चौंकाने वाले खुलासे किए। पहला जो इस रिपोर्ट का बात था, फर्स्ट बात इस रिपोर्ट का क्या था? इसने कहा कि बंगाल
क्षेत्रफल की दृष्टि से, लिख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है इस पर। बंगाल क्षेत्रफल की दृष्टि से, बंगाल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रांत है। भारत का सबसे बड़ा प्रांत है। मतलब इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत सबसे बड़ा प्रांत है। अब इस प्रांत में दो बातें थी जो बड़ी महत्वपूर्ण थी। पहली बात, इस प्रांत का सबसे महत्वपूर्ण, तो भाई अगर ऐसी बात है कि सबसे बड़ा प्रांत है तो इसने बताया कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसने बताया 1,89,000 वर्ग मील। इसने बताया कि बंगाल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत है। तो सबसे बड़ा अगर ये प्रांत है तो ये भारत की कुल वर्ग मील कितना है, एग्जाम में आया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दें कि कितना वर्ग मील है, तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दें, 1,89,000 वर्ग मील है। सभी लोग एक बार आप कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे ऐसा लगेगा कि भैया ये जो है मेरा पढ़ाया हुआ सार्थक हो गया और आपको याद हो गया, और मेरा बेटा का भी नाम सार्थक है। दूसरी जो बात थी यहां पर, जो दूसरी बात थी, पहला तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया इसने। दूसरा इसने कहा कि बंगाल की जनसंख्या, ये VVI है, VVI लगा लीजिए, बंगाल की जनसंख्या, बंगाल की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 25% है। अब बहुत लोग सोचता है ना कि YouTube पे शशि सर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, तो पेड बैच में भी शशि सर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं क्या? नहीं मेरे भाई, पेड बैच में फास्ट नहीं पढ़ाते हैं। ये पेड बैच की पढ़ाई है। जो लोग वहां पढ़ रहे हैं वेरी गुड, 11,792 लोग हैं इधर, और इधर 3,368 लोग हैं, वेरी गुड। यूट्यूब पर सुनिए, पढ़िए। ये दूसरा, अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर बंगाल की जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या, तो सर भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी और बंगाल की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों जरा ध्यान रखना, अप्रॉक्स डेटा की अगर हम बात करें तो सभी लोग मेरे साथ कमेंट करना कि भारत की कुल जनसंख्या लगभग 25.4 करोड़ थी। सभी लोग कमेंट करो कितनी थी? 25.4 करोड़ थी। और दूसरा अगर हम बात करें तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि गुरुजी बंगाल की जनसंख्या कितनी थी? तो सभी लोग कमेंट करेंगे सरकारी आंकड़ों के अनुसार 7.8 करोड़ थी। मैं चाहता हूं कि ये दोनों का दोनों डेटा आप कमेंट कर दें और आपको याद हो जाए। मेरी ये चाहत है और मैं चाहता हूं कि मेरी इस चाहत को आप पूरा कर दें, और इस चाहत को आप क्या करें? पूरा कर दें। तो भारत की जनसंख्या कितनी और बंगाल की जनसंख्या कितनी? जरा एक बार कमेंट कर दीजिए कि भारत की जनसंख्या कितनी और बंगाल की जनसंख्या कितनी। अब तीसरी बात इस रिपोर्ट ने क्या दिया भाई, देखना जरा। तीसरी बात इस रिपोर्ट ने क्या दिया? तीसरी बात इस रिपोर्ट ने क्या कहा? तीसरा, इस रिपोर्ट ने एक और बात कही कि मुसलमानों की जनसंख्या भारत में, मुसलमानों की जनसंख्या, मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज्यादा बंगाल में है, सबसे ज्यादा बंगाल में है। अब आपके मन में फिर एक सवाल उठेगा कि शशि सर कितना है, अप्रॉक्सीमेट डेटा बताइए। बंगाल कहने का मतलब क्या सिर्फ बंगाल है क्या? नहीं, बंगाल कहने का मतलब अभी अभी बताया कि बंगाल कहने का मतलब उस समय का पश्चिम बंगाल, उस समय का बांग्लादेश, असम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, जब ये सब मिल जाते थे तब एक प्रांत बनता था, और इस प्रांत का नाम होता था बंगाल प्रांत। अब बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या तो लगभग 3 करोड़, लगभग कितना? 3 करोड़ मेरे भाई, 3 करोड़। अब आप सोच लो कि 3 करोड़ कहने का मतलब क्या हुआ। अब सुनिए, तो रिपोर्ट जब आई तो लॉर्ड कर्जन को रिपोर्ट दी गई। लॉर्ड कर्जन ने देखा कि बंगाल भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा,
बंगाल की जनसंख्या सबसे ज्यादा, पूरे भारत का 1/4 लोग बंगाल में, मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा। और दूसरी बात कि बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़, बंगाल में सबसे ज्यादा आबादी, बंगाल में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिमों की संख्या, बंगाल क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों का गढ़ है। और साथ ही साथ बंगाल के अंदर में शिक्षित बंगाली वर्ग कांग्रेसी आंदोलन को नेतृत्व दे रहे हैं, यानी बंगाल का नेता देश का आंदोलन चला रहा है। बंगाल में अंग्रेजों ने देखा कि जब तक हम विभाजन नहीं करेंगे तब तक बंगाल हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा, तो अंग्रेजों ने तय किया कि अब हम इसका विभाजन करेंगे। अब हम इसका विभाजन करेंगे। और तब जाकर इन्हीं आधारों पर अंग्रेजों ने नहीं, लॉर्ड कर्जन ने विभाजन का फैसला किया। विभाजन का इसने फैसला किया और यह इसके जीवन का सबसे विवादास्पद फैसला है। लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन एक खराब काम इसके जीवन पर भारी पड़ गया। बंगाल विभाजन का उद्देश्य सीधा और सरल था। इसका उद्देश्य सीधा और सरल था। इसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? तो पहला उद्देश्य था फूट डालो और राज करो। जरा कमेंट करो, क्या डाला? फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो। और क्यों राज करो? इसलिए राज करो, एक तो ये था, और दूसरा विभाजन का फैसला था क्योंकि ये लोग बंगाल के अंदर में राष्ट्रवादियों को या भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय, यही लाइन लिखा रहेगा ऑप्शन में आपके, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। अंग्रेजों का उद्देश्य था कि ये बंगाल बड़ा मजबूत है, बंगाल ही पूरे भारत का नेतृत्व कर रहा है, बंगाल के अंदर के नेता जो है पूरा भारत चला रहे हैं, बंगाल राष्ट्रवादियों का गढ़ है, बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र है, बंगाली शिक्षित वर्ग भारत के आंदोलन में अग्रणी है। तो इन्होंने तय कर लिया कि अब हम बंगाल का क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। लेकिन अब इनके सामने चुनौती थी कि आखिर ये भारतीयों को बताएं तो क्या बताएं, क्यों चाहते हैं ये विभाजन करना, ये क्यों बताएं भारतीयों को, ये क्यों चाहते हैं विभाजन करना। तब इनके पास एक चुनौती थी और यहीं से हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। 3 दिसंबर 1903 का डेट याद रखिएगा। मैं चाहता हूं कि सभी लोग ये डेट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कितना दिसंबर? 3 दिसंबर। 3 दिसंबर और साल है 1903। 3 दिसंबर 1903 हुआ करता था। बंगाल का गृह सचिव था हर्बर्ट रिजले। यही सवाल आया था ना जी, बंगाल का गृह सचिव कौन था? यही एग्जाम में आया था ना, मैंने क्लास में कई दफे पढ़ाया है। बंगाल का गृह सचिव थे हर्बर्ट रिजले मेरे दोस्तों, हर्बर्ट रिजले। बंगाल के गृह सचिव हर्बर्ट रिजले ने एक प्रस्ताव पेश किया था और इस हर्बर्ट रिजले ने क्या किया? एक प्रस्ताव पेश किया। और किस चीज का प्रस्ताव था? तो प्रस्ताव था बंगाल के विभाजन का। इस प्रस्ताव को पेश किया इसने, और इस प्रस्ताव को समर्थन किसने दिया? एग्जाम में पेश करता है तो प्रस्ताव को समर्थन दिया किसने? इस प्रस्ताव पेश किया। और क्या प्रस्ताव पेश किया? प्रस्ताव बस यही पेश किया कि बंगाल का विभाजन हो। बंगाल का विभाजन हो, यह प्रस्ताव इसने पेश किया। जब इसने प्रस्ताव पेश किया तो उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे एंड्रयू फ्रेजर, और एंड्रयू फ्रेजर ने इसका समर्थन किसने दिया? तो तात्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, और यह भी नाम पूछता है तो एंड्रयू फ्रेजर हुआ करते थे। एंड्रयूज फ्रेजर हुआ करते थे। और इसी समय एंड्रयूज फ्रेजर ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, और तब जाकर भारत के वॉयसरॉय साहब ने इस प्रस्ताव को पेश किया, और तब जाकर ये प्रस्ताव का समर्थन हुआ, प्रस्ताव पेश किया, और अंततः
प्रस्ताव को लॉर्ड कर्जन ने पारित किया। प्रस्ताव को किसने पारित किया? एग्जाम में पूछेगा, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए किसने पारित किया। तो लॉर्ड कर्जन ने इस प्रस्ताव को पारित किया। और जब लॉर्ड कर्जन ने इस प्रस्ताव को पारित किया तो उसने क्या तर्क दिए, ये भी यहीं पर बता देते हैं। जब पारित किया तो इस प्रस्ताव के पीछे तर्क जानते हैं क्या दिया? झूठ बोला। और झूठ क्या बोला? कि बंगाल बहुत बड़ा है, बंगाल इतना ज्यादा बड़ा है कि हमसे संभाले नहीं संभल रहा है। मान लीजिए कि आपके घर में 5 लोग हैं, तो आपके पिताजी या आपकी मम्मी जो है घर को संभाल लेती हैं। कल से आपके घर में 500 लोग आ जाएं तो क्या लोग संभाल पाएगा सब कोई? क्या सब कोई संभाल पाएगा? ये बताइए, क्या सब कोई संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। यही इनका कहना था। अंग्रेजों ने झूठ बोल दिया। अंग्रेजों ने बोला कि साहब बंगाल बहुत बड़ा है। बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा प्रांत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे ज्यादा मुसलमान है, इसलिए इस प्रांत को संभालना मुश्किल हो जा रहा है। हमें प्रशासनिक कठिनाई हो रही है, हम बंगाल को ठीक से चला नहीं पा रहे हैं। इन्होंने तर्क दिया, और तर्क नहीं कुतर्क दिया। इन्होंने 2 तर्क दिए। इन तर्कों की तरफ आपका ध्यान कराना चाहता हूं, ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं इन तर्कों की तरफ, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इन्होंने क्या तर्क दिया? कर्जन के क्या तर्क थे? कर्जन के तर्क क्या थे? यहां से एग्जाम में सवाल आता है। 3 तर्क बताऊंगा, तीनों नोट कीजिएगा। पहला इसने तर्क दिया कि प्रशासनिक असुविधा हो रही है, मतलब हम प्रशासनिक कठिनाइयों का, यही एनसीईआरटी में लाइन लिखता है, प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक कठिनाई हो रही है, हम इतना बड़ा प्रशासन नहीं चला पाएंगे। दूसरा इसने बोला कि अगर हम इतना बड़ा प्रशासन चलाएंगे तो आप लोग का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी को झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, असम का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, उड़ीसा का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो क्या नीतीश कुमार जी चला पाएंगे जैसे आज बिहार को चला पा रहे हैं? नहीं चला पाएंगे। तो अंग्रेजों ने भी यही कहा कि हम प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना कर पा रहे हैं हजूर, हमसे बंगाल नहीं चल पा रहा है। दूसरा, क्या नीतीश जी को जब इतना सारा चीज मिल जाएगा चलाने के लिए तो क्या सब जगह विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अंग्रेजों ने दूसरा तर्क दिया कि हम चाहते हैं कि पूर्वी क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। पूर्वी जो क्षेत्र हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाके हैं, पूर्वी क्षेत्र का विकास। देखिए ये इसलिए लाइन लिख रहा हूं क्योंकि टीआरई 3 में यहां से सवाल बने थे, पीजीटी में, हो सकता है इस बार पीआरटी में बन जाए। तो ये वाला लाइन पूछा था वहां पे, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए कि क्या कहना चाहता है, तो इसीलिए मैंने यहां इसको इस बार शामिल कर लिया। अंग्रेजों का कहना था कि हमारा अगर ये कर दोगे तो हम ठीक से विकास नहीं कर पाएंगे तुम्हारा। तीसरा, इन्होंने असम के लोगों को झांसा दिया और असम को बोला कि असम की हम बेहतर देखभाल कर पाएंगे, असम हमारे लिए बहुत जरूरी है और असम की हम बेहतर देखभाल कर पाएंगे। इसीलिए हम विभाजन चाहते हैं। मेनली एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन आएगा तो इस पॉइंट को ध्यान देना, प्रशासनिक कठिनाई ऑप्शन में रहेगा। प्रशासनिक कठिनाई ऑप्शन में रहेगा। वो कहेंगे कि प्रशासन को विभाजन नहीं कर पा रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर क्या ये सच्चाई है क्या? शशि सर क्या ये सच्चाई है? मैं 3 बातें आपको ऊपर लिखता हूं, ध्यान रखना। विभाजन के 3 कारण मेरे दोस्तों, 3 नजरिए से आपको दिखाता हूं विभाजन, 3 नजरिए से दिखाता हूं। पहला जो विभाजन का नजरिया है, पहला जो विभाजन का नजरिया है वो अंग्रेजों के नजर से देखो आप। अंग्रेजों का क्या कहना है? अंग्रेज सबसे पहले एक बात कह रहे हैं, प्रशासनिक कठिनाई। अंग्रेज क्या बोल रहे हैं? प्रशासनिक कठिनाई की बात कर रहे हैं। अंग्रेज क्या कह रहे हैं? तो अंग्रेज कह रहे हैं, अंग्रेज क्या कह रहे हैं? तो अंग्रेज कह रहे हैं कि पूर्वी क्षेत्र का हम विकास करना चाहते हैं।
अंग्रेज क्या कह रहे हैं? तो अंग्रेज कह रहे हैं कि असम का देखभाल करना चाहते हैं, असम हमारे लिए जी जान से बढ़ के है, असम का देखभाल करना चाहते हैं, बेहतर देखभाल करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, हमारे इतिहासकार क्या कह रहे हैं, हमारे इतिहासकार क्या कह रहे हैं, तो हमारे हिस्टोरियंस क्या कह रहे हैं? तो हमारे इतिहासकार कह रहे हैं, जो भारत के इतिहासकार हैं, वो तीन बातें कह रहे हैं। पहला बातें ये कह रहे हैं कि अंग्रेज जो है बांटो और राज करो पर राज करना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल पर, इसलिए बंगाल का विभाजन कर दिया। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये हमें धार्मिक आधार पे हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, इसीलिए इन लोगों ने धार्मिक आधार पर विभाजन कर दिया, धार्मिक आधार पर विभाजन कर दिया। और तीसरा ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने बंगाल में बंगाल बोलने वाले को कम कर दिया, यानी भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया, भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया। जबकि इस असली सच्चाई क्या है, वास्तविक तर्क क्या है? वास्तविक तर्क क्या है? समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे सभी लोगों को? वास्तविक तर्क क्या है मेरे भाइयों? तो वास्तविक तर्क कुछ और है। वास्तविक गलत लिख दिए। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है भाई, सही कर लेना यार। अब वास्तविक तर्क यह है जो एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पूछता है। पहला, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। दूसरा वास्तविक तर्क था अंग्रेजों का कि राष्ट्रीय आंदोलन का कमजोर करना। दूसरा, भारत के क्रांतिकारियों का दमन करना, क्रांतिकारियों का दमन करना, उनको मारना, पीटना, खोजना, क्योंकि उनको पता था कि आंदोलन का नेतृत्व बंगाल से ही हो रहा है। उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्र हुआ करता था भाई। बंगाल जो है, बंगाल राष्ट्रवादी आंदोलन का, यह भी लाइन आया था एग्जाम में, लिख देता हूं, सब लिखूंगा जो आ सकता है। बंगाल राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्र था। यहीं के नेता, याद रखना मेरे दोस्तों। दूसरी एक और बात यहां कर देता हूं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, कि बंगाल के अंदर में जो शिक्षित बंगाली वर्ग था वो कांग्रेस के आंदोलन में अग्रणी हुआ करता था। शिक्षित बंगाली लोग जो हैं, ध्यान रखिएगा, शिक्षित बंगाली वर्ग कांग्रेस के आंदोलन का नेतृत्व करता था। मतलब जितना भी आंदोलन होता था, उन आंदोलनों का नेतृत्व कौन करता था? तो उन आंदोलनों का नेतृत्व कांग्रेस नहीं करती थी, बंगाली नेता ही करते थे। इसकी छुपी हुई मंशा जानते हैं क्या है? इसकी छुपी हुई मंशा, ये कौन है? कर्जन है। कर्जन की छुपी हुई मंशा थी। कर्जन का एक कथन याद दिलाते हैं, लॉर्ड कर्जन का एक कथन, लॉर्ड कर्जन का एक कथन, उसकी छुपी हुई मंशा, उसकी छुपी हुई मंशा को दर्शाता है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि लॉर्ड कर्जन
का एक कथन है जो उसका अंदर का छुपा हुआ बात है वो दिखाता है। जानते हैं लॉर्ड कर्जन क्या कहता है? लॉर्ड कर्जन क्या कहता है? लॉर्ड कर्जन, ये एग्जाम का क्वेश्चन भी बनेगा मेरे दोस्तों। लॉर्ड कर्जन का एक स्टेटमेंट है। लॉर्ड कर्जन कहता है, उसकी मंशा देखिए कितना भीतरघाक आदमी है, कितना अंदरूनी वार करने वाला आदमी है। वो कहता है मैं बंगाल विभाजन के द्वारा, ये कथन देता है, ये कहता है कि मैं बंगाल विभाजन के द्वारा, मैं बंगाल विभाजन के द्वारा अपने विरोधियों के संगठित समूह को, मैं बंगाल विभाजन के द्वारा राष्ट्रवादियों एवं क्रांतिकारियों के संगठित समूह को, ये याद कर लीजिएगा, ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछेगा, तोड़ना चाहता हूं। मैं बंगाल विभाजन के द्वारा राष्ट्रवादियों एवं क्रांतिवादियों के संगठित समूह को तोड़ना चाहता हूं। और यहीं से एक और है, अविभाजित बंगाल एक महाशक्ति है। अविभाजित बंगाल एक महाशक्ति है। अविभाजित 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 बंगाल एक महाशक्ति है। महाशक्ति है। अविभाजित बंगाल एक महाशक्ति है और मैं उसे विभाजन द्वारा, और उसे विभाजन द्वारा खंडित कर दिया जाएगा। खंडित कर दिया जाएगा। ये कथन किसका है? ये कथन, कॉपी पेस्ट करने वाले को ब्लॉक कर दीजिए भाई, कॉपी पेस्ट करने वाले को आईडी को ब्लॉक कर दीजिए। सर एनसीईआरटी और बिहार स्पेशल कब पढ़ाइएगा? अरे सुनिए मेरी बात, रीना सिंह जी, रीना जी पेड बैच से हैं। रीना पहले हाथ से लिख के समझा तो दें, पहले आप टॉपिक थोड़ा पढ़ तो लीजिए, तब ना आप एनसीईआरटी के द्वारा समझिएगा। जब पढ़वे नहीं कीजिएगा टॉपिक तो एनसीईआरटी से थोड़ी आप समझ जाइएगा। तो पहले मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा रीना, उसके बाद मैं एनसीईआरटी लेकर के आया हूं। और हर टॉपिक का, बंगाल विभाजन का एनसीईआरटी देखिए क्या कहता है। क्लास 8 की एनसीईआरटी पेज 95, क्लास 8 की एनसीईआरटी पेज 95 में ये बंगाल विभाजन है। बिहार स्पेशल में देखिए इम्तियाज अहमद सर की किताब पेज 44-45 सब लेके आया हूं। लेकिन रीना इस बात को समझिए कि इनसे पढ़ाई नहीं हो सकती है, पहले मैं लिख के पढ़ाऊंगा और तब आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो ये कर्जन का स्टेटमेंट था और कर्जन ने यह तय किया कि हम बंगाल का विभाजन कर देंगे। अब सुनिए, बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ तिथियां हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो बंगाल का विभाजन था, उस विभाजन हुआ कैसे ये समझना होगा। तो सबसे पहले विभाजन की बातचीत कर लेते हैं। विभाजन की जब हम बातचीत करते हैं तो विभाजन की जब हम बातचीत करते हैं तो 4-5 डेट ध्यान रखना होगा। सबसे पहले विभाजन का प्रस्ताव 19 जुलाई 1905 को विभाजन का प्रस्ताव पेश हुआ। विभाजन का प्रस्ताव पेश हुआ। अगले ही दिन आपाधापी मच गई। अगले ही दिन 20 जुलाई 1905 को प्रस्ताव जो है पारित हो गया। मतलब विभाजन का प्रस्ताव पारित हो गया। और अंग्रेजों की आदत थी कि जब प्रस्ताव पारित कर दिया तो तुरंत लागू नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इसको लागू करने की तिथि बता दी 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन जो है क्या हो गया, प्रभावी हो गया। विभाजन जो है
लागू हो गया। एक मिनट रुक जाइएगा, बैटरी चेंज कर लेता हूं। विभाजन जो है प्रभावी, विभाजन जो है प्रभावी हो गया, विभाजन जो है लागू हो, क्या हो गया? सार्थक बाबा हैं हमारे, आइए नीचे छोड़ दो, देखते हैं आता है इधर। तो विभाजन जो है प्रभावी हो गया, विभाजन जो है प्रभावी, तो विभाजन जो है प्रभावी कब हुआ? तो विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1900। डाना, देखिए आप लोग एक गेस्ट से मिलवाएं, क्लास के एक स्पेशल गेस्ट से। आइए आइए सर, आइए आइए। क्या पढ़ाइएगा आप? हाँ? बोलो पापा। देखिए भाई, स्पेशल गेस्ट आए हैं हमारे। तो विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर को। और जब ये विभाजन प्रभावी होने की घोषणा हुई, तो इस घोषणा के बाद, मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इस घोषणा के बाद 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ? तो इस दिन टाउन हॉल की बैठक बुलाई गई। अब मुझे बताना कि जो टाउन हॉल की बैठक है, ये बैठक कहां बुलाई गई? तो दोस्तों ये बैठक जो है कलकत्ता में बुलाई गई। एग्जाम में पूछता है कि इस बैठक का नेतृत्व किसने किया, तो आप, कौन किया बेटा? हाँ? कौन किया? चलो बोलो कौन किया, बोलो कौन किया? पापा बोल दो। तुम किए हो? कौन किया? हाँ? पापा 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 मम्मी मम्मी मामा मामा हो गया। मामा मामा। चलो बोलो आंसर बताओ तुम। तो टाउन हॉल की बैठक हुई भाई। अब थोड़ा 5 मिनट आप लोग बर्दाश्त कीजिए, बेटा है भाई मेरा, इसका हक बनता है। तो इसकी बैठक की नेतृत्व किसने किया? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने किया। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। चलो उतरो, जाओ बाय। जाओ अब, जाओ बाय। बैठक का नेतृत्व किसने किया? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी किया। लेकिन कई बार परीक्षा में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के अलावा भी एक नाम आता है, और वो हम लोग क्या कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या पढ़ाएंगे कैसे हम भैया लोग का? देखो तुम अगर इस सब नहीं, हम बुआ हैं, याद कीजिए बाबू। अच्छा, हम बुआ को भी याद कीजिए। देखिए भाई, बुआ बुआ क्या बोलो? पापा बोलो पापा पापा। बोलो। तुम भी पढ़ाओगे क्या? देखो ये लिखेगा, देखो ने। अरे ले जाओ इसको भाई। डरा हुआ है, जाएगा कि नहीं? जाओ। आ रहे हैं, क्लास लेके आ रहे हैं। चलिए हो गया। तो अब सॉरी इस डिस्टरबेंस के लिए, लेकिन क्या करिएगा। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने यहाँ पे अच्छा सब रंग दिया है पूरा ही। तो ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब सवाल यह है कि जब घोषणा हुई तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि शशि सर, आखिर विभाजन हुआ कैसे? विभाजन दिखता कैसे? विभाजन
दिखता कैसा है? यह आपके मन में सवाल हुआ होगा कि कैसे विभाजन हुआ है, मतलब 1 कट्ठा उसको दे दिया गया, 2 कट्ठा इसको ले लिया गया, कैसे विभाजन हुआ है या नहीं है ये मन में सवाल? एनसीईआरटी भी इस पर बहुत कुछ कहता है, आपको बताएंगे। देखिए, जब हम विभाजन की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले हम बंगाल का एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आपका बंगाल है, ये आपका क्या है? बंगाल है। अंग्रेजों ने इस बंगाल का पहला सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो सभी लोग कमेंट करेंगे 1,89,000 वर्ग मील, स्क्वायर किलोमीटर है, ध्यान रखना ये वर्ग मील। बंगाल को अंग्रेजों ने 2 भागों में बांटा, ध्यान रखेंगे कितनी भागों में बांटा बंगाल को अंग्रेजों ने बंगाल को 2 भागों में बांटा, ऐसा, ठीक है। पहला जो भाग बंगाल का बटा, उस बंगाल को सिर्फ बंगाल कहा गया, और दूसरा जो बटा उसे पूर्वी बंगाल कहा गया। लेकिन यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन है। एनसीईआरटी कहता है कि इसे पूर्वी बंगाल प्लस असम कहा गया। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जरा, देखिए ये है असम और पूर्वी बंगाल वाला इलाका, ठीक है। अब इन्होंने यहां पे क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है कि 1905 में, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, 1905 में वॉयसरॉय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूं आपको। परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसर और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया, और पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। यह बात एनसीईआरटी कह रहा है क्लास 8, मतलब यह असम को शामिल कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक और बात दिखाना चाहता हूं जो इम्तियाज अहमद सर की किताब कह रही है, ठीक है। वो किताब में मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूं, देखिएगा जरा ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूं। आप इसमें देखिए, इस क्लास में देखिए, ये बिहार स्पेशल का किताब है, के दत्ता सर का। ये मास्टर लोग पढ़ता है, मतलब ये टीचर लोग पढ़ता है किताब। उस किताब को ध्यान से देखिएगा। यहां पे पेज नंबर 118 में ये क्या कह रहे हैं, देखिए यहां पर, भारतीय लोकमत की पूर्णता उपेक्षा करके लॉर्ड कर्जन ने, ये पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, येलो वाला दिख रहा होगा, लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को एक सरकारी प्रस्ताव लागू कर दिया और 16 अक्टूबर 1905 को इसे क्रियान्वित कर दिया। इसी दिन, यहां देखिएगा, इसी दिन, यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इसी दिन पूर्वी बंगाल और आसाम के नए प्रदेश का जन्म हुआ। मतलब कहीं कहीं किताबों में मिलेगा कि पूर्वी बंगाल और असम एक प्रदेश थे, जबकि कहीं कहीं मिलेगा कि दोनों अलग हैं। और इसकी राजधानी ढाका थी और सर बुमफुल्ड फुल्लर इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो यह कहता है के दत्ता सर की किताब, यह बात कहती है, ठीक है। खैर आइए, यहां पर हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। अब ये आपने देख लिया, अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। ये जब विभाजन हुआ तो इस बंगाल की राजधानी, पूछता है कि इस बंगाल की कैपिटल क्या है, तो राजधानी इसकी दिल्ली हुआ करती थी। और दिल्ली जो है भारत की भी राजधानी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। दिल्ली जो है भारत की राजधानी भी हुआ करती थी, भारत की राजधानी भी हुआ करती थी। अच्छा, कोई बताएगा कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? कलकत्ता से दिल्ली कब बनी? 1911 में। पूर्वी बंगाल की अगर आप बात करेंगे तो इसकी राजधानी कहां थी मेरे दोस्तों? तो इसकी राजधानी ढाका हुआ करती थी, बांग्लादेश वाला ढाका, क्योंकि इसमें ढाका था, मैमन सिंह था, ये सारे जिले जो हैं यहां पर मिले हुए थे, ठीक है। ये सारे जिले क्या थे? यहां पर मिले हुए थे। अब सुनना,
अब अगर हम बात करें, अच्छा ये तरीका ठीक लग रहा है ना कि जहां जरूरत पड़ रही है हम बीच में एनसीईआरटी लगा दे रहे हैं, जहां जरूरत पड़ रही है इम्तियाज अहमद सर की किताब लगा दे रहे हैं, जहां जरूरत पड़ रही है हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। और सिर्फ हम नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सब टीचर 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 सब जगह ऐसे बीच बीच में लगा के पढ़ाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन इस बार अगर कहीं से होगा तो सिर्फ ऑफिसर एकेडमी से होगा। एक लाइन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन पूरा देख लिया है, हमने एनसीईआरटी को छान मारा है, खाक छान मारी है एनसीईआरटी की। बताइए ये तरीका ठीक है कि नहीं? एक बार दिल देके बताइए कमेंट बॉक्स में, या यस सर लिख के बताइए ये तरीका नया वाला ठीक है कि नहीं। हाँ, इसमें एक चीज होगा कि जो क्लास 5 क्लास में होना चाहिए उसमें 7 क्लास लगेगा, क्योंकि धीरे चलेगा, क्योंकि साथ में एनसीईआरटी का थ्योरी कवर करना है, साथ में बिहार स्पेशल का थ्योरी कवर करना है। और हम एक बात बता दे रहे हैं, कहने को टीआरई का बैच होगा, लेकिन बीपीएससी यूपीएससी के पीटी तक आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उन लोग को भी एनसीईआरटी पढ़ना है। कहते सब हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी आधारित पढ़ रहे हैं। अरे मैं चैलेंज करता हूं, कोई माई का लाल धरती पर नहीं अभी तक पढ़ाया है कि पूरा बैच ऐसे टॉपिक पहले टीचर लिख कर पढ़ाए, जहां जरूरत हो एनसीईआरटी का पन्ना लगा दे पूरा का पूरा एक टॉपिक का। और एक मिनट, बस बस बैटरी डाउन हो गया था, एक मिनट, नया बैटरी लगा रहा हूं। चलिए अब चालू हो गया है, ठीक है। अब सुनिए, तो हमने यही कहा है कि 3.1 करोड़ जनसंख्या थी, हिंदू और मुसलमानों को दो अलग अलग भाग में बांट दीजिए। और जो भी नए बैच के बच्चे हैं, पुराने बैच के बच्चे हैं, उनसे निवेदन है कि भाई देखिए 2 साल से हम आपको 999 में पढ़ा रहे थे, 2 साल से हम लोग सर्वर कॉस्ट दे रहे थे, 2 साल से उसी पैसे से टीचर को सैलरी दिए थे, अब नया बैच पढ़ाना है, नए तरीके से सारा खर्चा उठाना होगा। इसलिए हम आपके लिए यही ऑफर लाए हैं कि इस बैच में पूरा एनसीईआरटी का थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं, इस बैच के साथ आपको एगो 599 का एमसीक्यू बैच फ्री दे रहे हैं, इस बैच के साथ बिहार स्पेशल का स्क्रीनशॉट लगा के पढ़ा दे रहे हैं, हर टॉपिक का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस का एक एक टॉपिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एनसीईआरटी का पन्ना लगा के आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये ऑफर जो है सिर्फ 3 दिन तक है, इसके बाद जो एमसीक्यू बैच जो हम लोग फ्री दे रहे हैं उसको हटा दिया जाएगा। तो पुराने बच्चों के लिए यही वाले हैं, फ्री में नहीं जोड़ सकते हैं पुराने वाले बच्चों को, हाथ जोड़ के निवेदन है, अब इसको जिद मत कीजिए, है ना। हम नहीं कर सकते, हमारा भी अपना मजबूरी है, उस मजबूरी को आप समझिए। हम आपको 2 साल से उस बैच का सर्वर कॉस्ट दे रहे हैं और उस पर हम डिस्कशन नहीं चाहते हैं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हिंदुओं की अगर जनसंख्या की बात करें, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो ध्यान रखिएगा 1.2 करोड़, और अगर मुसलमानों की जनसंख्या की बात करेंगे तो 1.8 करोड़। उसी प्रकार से अगर जनसंख्या हम इस इलाके की बात करें, इस इलाके की कुल जनसंख्या की बात करें, इस इलाके की कुल जनसंख्या की बात करें, कुल जनसंख्या की बात करें, तो ये कुल जनसंख्या जो है, ये जो कुल जनसंख्या है ये कितना है, तो 5.4 करोड़ है। इस 5.4 करोड़ में हिंदू जनसंख्या, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, तो ध्यान रखिएगा 4.2 करोड़। और पूछे कि मुस्लिम जनसंख्या कितनी है, मुस्लिम जनसंख्या कितनी है, मुस्लिम जनसंख्या कितनी है,
तो याद रखना 0.9 करोड़ या 90 लाख। तो मुझे बताइए, ये आंखों से देख कर बताइए मेरे भाइयों और बहनों, जरा आंखों से देख कर बताइए कि अगर हम पूछें तो ये वाला इलाका में हिंदू ज्यादा कि मुसलमान ज्यादा? जरा कमेंट करिए। हिंदू के लिए एच, मुसलमान के लिए एम। ये जो पूर्वी बंगाल और असम का इलाका है, इसके में हिंदू ज्यादा कि मुसलमान ज्यादा? तो यहां मुसलमान ज्यादा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि ये वाला इलाका जो है मुस्लिम बहुल इलाका है या मुस्लिम बहुल क्षेत्र है? यस और नो जरा बताइए। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। भाई देखना, एक बात बता रहे हैं, कोई इंडिया में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हर टॉपिक को पहले डिटेल में पढ़ा के हर टॉपिक को एनसीईआरटी से जोड़ दे, हर टॉपिक का प्रैक्टिस करा दे, हर टॉपिक के बिहार स्पेशल में कर दे, ये संभव नहीं है। 1 लाख भी दे दीजिएगा तब भी संभव नहीं है। कहीं भी नहीं पढ़ाता है कोई मेरे भाई। पढ़िए यहाँ पे और नौकरी लीजिए, है ना, इस बात को ध्यान रखिए। और अगर ये वाला पूछ दे तो क्या कहेंगे? यहां हिंदू ज्यादा कि मुसलमान ज्यादा? जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। हिंदू ज्यादा कि मुसलमान ज्यादा? तो मेरे भाई हिंदू ज्यादा। तो क्या इसे हम कह सकते हैं कि ये हिंदू बहुल क्षेत्र है? क्या हम कह सकते हैं कि ये हिंदू बहुल क्षेत्र है? तो अगर कोई आपसे कहे कि ये जो विभाजन हुआ है, ये जो विभाजन का आधार है, ये जो विभाजन हुआ है, ये धार्मिक आधार पे हुआ है, तो यस और नो जरा बताना। ये धार्मिक आधार पे हुआ है तो आप क्या कहोगे, हां या ना? जरा बताओ। अगर कोई कहे कि ये विभाजन जो है, अगर कोई कहे कि ये विभाजन धार्मिक आधार पे हुआ है, तो आप क्या कहोगे? धार्मिक पे हुआ है या नहीं हुआ है? यस और नो? यस, यस। अब दूसरा एक और बात कर लेते हैं, दूसरा एक और विभाजन का बातचीत कर लेते हैं। वो विभाजन है मेरे दोस्तों, वो विभाजन है मेरे दोस्तों, वो विभाजन है। वो कौन सा विभाजन है? एक और विभाजन है। हमने बताया कि इस कुल इलाके का क्षेत्रफल कितना? तो इस कुल इलाके का क्षेत्रफल 1,89,000 वर्ग मील है। इसको 2 भागों में बांटा गया। एक का नाम दिया गया पूर्वी बंगाल, प्लस असम का क्षेत्र, और इस इलाके का नाम दिया गया सिर्फ बंगाल। इस बंगाल की राजधानी कलकत्ता, इस बंगाल की राजधानी कलकत्ता, इस बंगाल की भी राजधानी ढाका। एक और बात बताएंगे तो दिल आपका दहल जाएगा। इतिहासकार कहते हैं कि इनको अलग तरीके से बांटा गया। इतिहासकारों ने कहा कि ये जो बंगाल है, इस बंगाल की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या है 5.4 करोड़। इस 5.4 करोड़ में उन्होंने कहा, इस 5.4 करोड़ में 3.7 करोड़ लोग हिंदी और उड़िया बोलते हैं। और इसमें 1.7 करोड़ लोग बंगाली बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्र की जो जनसंख्या है, इस क्षेत्र की जनसंख्या है 3.1 करोड़। इस 3.1 करोड़ में 1.9 करोड़ लोग जो है बंगाली बोलते हैं, और यहां पर जो है दूसरा 1.2 करोड़ लोग जो है हिंदी और उड़िया और आसामी बोलते हैं। हिंदी प्लस उड़िया प्लस आसामी। मतलब इतिहासकार ये बताना चाहता है कि बंगाल में जो ये बचा हुआ नया बंगाल है, इस नए बंगाल में भी बंगाली बोलने वाले को कम कर दिया गया।
मतलब बिहार में भोजपुरी बोला जाता है। कल बिहार का विभाजन हो और सब भोजपुरी बोलने वाले को ले जाके बंगाल में शामिल कर दे, तो भोजपुरी जो है एक भाषा नहीं थी, भोजपुरी एक ऐसा माध्यम था जिससे लोग एक दूसरे को भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। कल अगर सब भोजपुरी बोलने वाला बिहार के लोगों को ले जाके बंगाल में मिला दिया जाए तो यह बंगाल का बिहार का विभाजन ही कहा जाएगा, क्योंकि बिहार के अंदर में आप भोजपुरी बोलने वाले को कम कर दिए। ठीक इतिहासकार इसी तरह से कहते हैं कि भैया इस बात को समझिए कि इस विभाजन का आधार जो है, विभाजन का आधार जो है भाषाई आधार पर है। विभाजन जो है भाषाई आधार पर है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर उतरिए, आप भोजपुरी बोलते हुए दो आदमी वहां खड़ा होगा, आप सुन लीजिएगा कि भोजपुरी बोल रहा है। आप लंदन में उतरे हैं, आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, फिर भी बैग घसकते हुए से चल जाइएगा। अच्छा आप भोजपुरी बोली लड़ुआ, कहां से बनी? बिहार से हैं। कहां घर बा बिहार में? छपरा जिला। अच्छा हमरो घर सिवान है। हाँ तो एजा लंदन में का करत नहीं? तो एजा लंदन में आयल बनी, शशि सर टिकट कटा के दिले बरन पैसा घूमे के। अरे अरे हमरो के शशि सर पैसा दिले बरन, हमार नौकरी हो गई बा, तो शशि सर कहलन कि जा लोग घूमा लोग, नौकरी हो गई। तो मतलब आप उसको जानते भी नहीं हैं, फिर भी आप उस आदमी के लिए लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट कनेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग कनेक्ट हो जाते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो इतिहासकार कहते हैं कि बंगाल में बंगाली बोलने वाले ही अल्पसंख्यक हो गए। इतिहासकार कहते हैं अरे 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 अरे, अरे क्या बंगाल में, इतिहासकार कहते हैं कि बंगाल में बंगाली बोलने वाले, इसको लिख लीजिए कॉपी में, बंगाल में बंगाली बोलने वाले, बंगाल में बंगाली बोलने वाले अल्पसंख्यक हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। अल्पसंख्यक हो गए, बंगाल में बंगाली बोलने वाले अल्पसंख्यक हो गए। अब सुनिए, अब इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, 19 जुलाई को घोषणा की, 20 जुलाई को विभाजन हो गया। इन्होंने कहा कि ये 16 अक्टूबर से प्रभावी रहेगा। जैसे ही यहाँ के लोगों को पता चला कि ये 16 अक्टूबर को प्रभावी हो जाएगा, तो बंगाल में एक शोक की लहर दौड़ गई। बंगाल में एक शोक की लहर दौड़ गई, और हमारे गुंडा बेटा आ गए हैं इधर, है ना, और हमारे राजा बेटा आ गए हैं। हाँ, और बंगाल में जब शोक की लहर दौड़ी तो आपको कुछ महत्वपूर्ण दिवस याद करने पड़ेंगे। आपको कुछ महत्वपूर्ण दिवस याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहां से आपकी परीक्षा में कुछ सवाल पूछे जाएंगे। यहां से आपकी परीक्षा में कुछ सवाल पूछे जाएंगे। और अगर हम आपसे कहें कि सार्थक सर हमको बताइए कि 16 अक्टूबर जिस दिन विभाजन हुआ, सार्थक सर बताएंगे, हमारे नीचे खेल रहे हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इस दिन कौन कौन से दिवस के रूप में मनाया गया। तो सबसे पहला दिवस उस दिन कौन सा दिवस? तो शोक दिवस, जिसे हम मॉर्निंग डे कहते हैं मेरे दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम मॉर्निंग डे कहते हैं। शोक दिवस मनाया गया। दूसरा आपसे पेपर में पूछेगा कि कौन सा दिवस मनाया गया, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कौन सा दिवस? जन एकता दिवस। मेरा बेटा यहाँ दिवस कह रहा है, जन एकता दिवस मनाया गया। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में इसे मास यूनिटी डे कहते हैं। तीसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो इस दिन किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया। एग्जाम में पूछेगा इसे किस दिवस के रूप में, तो याद रखना मेरे दोस्तों, फ्रेंडशिप डे के रूप में। कौन है नीचे? फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया गया। और चौथा अगर आपसे पूछे तो इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, रक्षा बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। रक्षा बंधन दिवस के रूप में। और इसे हम क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में भी
रक्षाबंधन दिवस कहते हैं, रक्षाबंधन डे के रूप में कहते हैं। एग्जाम में यहां से दो सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल होगा कि रक्षाबंधन दिवस किसके कहने पर मनाया गया, तो कहना रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर मनाया गया, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर मनाया गया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस दिवस के दिन क्या हुआ था, तो इस दिवस के दिन हिंदू और मुसलमानों ने, गंगा नदी में तो वहां है नहीं, तो हिंदू और मुसलमानों ने वहां नदी में डुबकी लगाई थी। और नदी में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने क्या किया था, तो नदी में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने एक दूसरे की कलाइयों पर, यानी हिंदू और मुसलमानों की कलाइयों पर क्या किया, तो हिंदू और मुसलमानों की कलाइयों पर उन्होंने एक दूसरे को राखी बांधा था। इसीलिए कहते हैं उसको रक्षाबंधन दिवस। क्या कहते हैं? अरे बेटा अब जाओ, पढ़ाने दो, तुम तो आ गए हो, हम नहीं पढ़ाएंगे तो ये सब लइकन का ब्याह नहीं होगा। और जब ये सब लइकन का ब्याह नहीं होगा तो ये सब का सार्थक कहां से आएगा बताओ? जा जा जा, पेन गिरा दिए, पापा पीटेंगे। चलो जाओ। चलिए, तो इतने सारे दिवस के रूप में, ये डे के रूप में मनाया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये बात सबको? नहीं संभव है ऋषभ जी, ये संभव नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल से हम इसके ऊपर बार बार बोल चुके हैं, ये संभव नहीं है। आप नया बैच नए तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप ले सकते हो। साथियों, 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। अब बात करते हैं इस टॉपिक में, अभी एक टॉपिक और पढ़ाना है हमको, एक टॉपिक और है इसमें जिसको पढ़ाना है, और वो है महत्वपूर्ण कथन। क्या टॉपिक है? यहां से एग्जाम में 5 सवाल आते हैं। महत्वपूर्ण कथन, ठीक है। लेकिन उससे पहले, कथन से पहले हम आपको बताना चाहते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है। जब कोई भी टॉपिक हमारा क्लास में खत्म होगा तो हम आगे की बातचीत करेंगे कि एनसीईआरटी उस टॉपिक का मतलब, ये जो एनसीईआरटी क्या कहता है, ये किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो हम इसमें सिर्फ एक टॉपिक की बात करेंगे, और वो कौन सा टॉपिक है, तो वो टॉपिक है बंगाल का विभाजन। तो क्या आप तैयार हैं एनसीईआरटी को देखने के लिए? और क्या आप इस बात से खुश हैं? तो एक बार दिल दे के बताइए, यस सर लिख के बताइए कि यस सर, हम इस बात से खुश हैं कि शशि सर पहला कोई कोचिंग मिला है जो इतना हिम्मत दिखाया है कि हर टॉपिक का एनसीईआरटी पढ़ा रहा है और बोर्ड पर लगा के पढ़ा रहा है। अगर आप खुश हैं इस बात से तो एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कि यस सर, हम लोग खुश हैं। वो लिख रही है कि बेटा बउआ और चाचा को पढ़ने दो, बुआ और चाचा को पढ़ने दो, तभी तो तुम उनके बच्चों को पढ़ाओगे। मतलब सार्थक भी टीचर ही बनेगा क्या? बने, अच्छा पेशा है, शिक्षक बनना बहुत अच्छी बात है। बट बेटा तुम सरकारी टीचर बनाएंगे हम अपने बेटा को। हम अपने बेटा को कहेंगे तुम बीपीएससी का एग्जाम निकालो और सरकारी टीचर बनो, है ना। प्राइवेट टीचर में बहुत मेहनत है। चलिए, तो एनसीईआरटी क्या कहता है साथियों? जब हम बात करते हैं बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन आपको सिर्फ एक जगह मिलता है, वो है क्लास 8 की एनसीईआरटी में। क्लास 8 की एनसीईआरटी में, क्लास 8 की एनसीईआरटी में पेज नंबर 95 पर यह उपलब्ध है। पेज नंबर 95 पर उपलब्ध है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
एनसीईआरटी कहता है, यहां से देखिए एग्जाम में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये एक फोटो दिया हुआ है, पेज नंबर कह रहा है कि 1905 में, मैं इसको थोड़ा पतला कर लेता हूं ताकि मुझे दिक्कत ना हो। कह रहा है कि 1905 में, थोड़ा बहुत पतला हो गया और थोड़ा सा मोटा हो सकता है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिएगा देखिएगा जरा दोस्तों, मेरे ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। क्या इस बात को आप सब लोग पता है कि 1905 में विभाजन कर दिया? आप जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वायसराय ने जब विभाजन किया 1905 में, तो उस समय डेट क्या था? क्या डेट था जरा बताइए, डेट सभी लोग बताइए, विभाजन का क्या है? विभाजन का डेट है 16 अक्टूबर 1905। कह रहा है उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। अब मुझे बताइए कि सबसे बड़ा प्रांत किस दृष्टिकोण से था? एक तो मेरे दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अगर हम बात करें, वैसे नहीं हो पाएगा है ना, अगर हम बात करें दोस्तों तो लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया इसका, और लॉर्ड कर्जन के अगर विभाजन की हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक भारत के वायसराय थे, और इन्होंने जो विभाजन प्रभावी किया वो कब किया? तो 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी किया। उस वक्त बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। जी हां दोस्तों, आपको ही पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा था। याद है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है? तो 1,89,000 वर्ग मील है, स्क्वायर माइल है। और जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत का सबसे बड़ा प्रांत है ना। जनसंख्या की दृष्टि से भी कितना है? लगभग भारत की कुल जनसंख्या का 25% जनसंख्या यहां से आता है। तीसरा बात देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। तो आपको पता है कि हमने बताया कि उस समय बंगाल कहने का मतलब यह है कि बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश और आसाम, ये सब मिलकर एक प्रांत बनते थे जिसका नाम था बंगाल। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी है। अंग्रेजों का क्या कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को देखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी है। मतलब अंग्रेजों का कहना था कि इतना बड़ा प्रशासन हम कैसे चलाएंगे, सुविधाजनक नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम बंगाल को अलग अलग बांट रहे हैं ताकि उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सके, ताकि उनका विकास हो सके, पूर्वोत्तर भारत का विकास हो सके, असम को हम बेहतर तरीके से देख पाएं और अच्छे से इसका संचालन हम कर पाएं। परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है अंग्रेज अफसर और व्यापारियों के इससे फायदे थे। मतलब आपको ही पता है कि इससे फायदा किसको हो रहा है? बंगाल के विभाजन से अंग्रेजी अफसर और व्यापारियों को इसका फायदा मिल रहा है। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसने पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। ये कह रहा है कि अगर विभाजन करना ही था तो एक दो पार्ट में विभाजन कर देते। एक वैसे लोग जो बंगाली बोलते हैं, आप समझिए इसका कितना बड़ा बात है ये, मतलब उनका क्या कहना है, तर्क समझिए। वो तर्क में क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वो तर्क में क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये आप भारत का नक्शा है, ये आपका भारत का नक्शा है और ये आपका बंगाल है। उनका कहना है कि इस बंगाल में बांग्लादेश भी है, असम भी है, बिहार भी है, झारखंड भी है, उड़ीसा भी है और ये बंगाल है। तो उनका कहना है कि बंगाल को अगर विभाजित ही करना था तो दो भाग में बांट देते। एक बंगाली क्षेत्र हो जाता, एक बंगाली बोलने वाले लोग हो जाते बंगाली क्षेत्र, और एक हो जाता गैर बंगाली क्षेत्र। समझिए एनसीईआरटी क्या कह रहा है। इसका कहना है कि एक बंगाली हो जाता और दूसरा गैर बंगाली क्षेत्र हो जाता। अगर इस तरह से विभाजन करते तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भाग को असम में मिला दिया। मतलब उन्होंने बंगाल को अलग नहीं किया। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा सभी बच्चों, ध्यान रखिएगा। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा, पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे ये उद्देश्य रहा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। अब ये बंगाली जनता को क्यों बांटना चाहते थे और बंगाली राजनेताओं को क्यों अलग करना चाहते थे? क्योंकि आपको भी पता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में, जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारा चल रहा है, उस राष्ट्रीय आंदोलन में बंगाल केंद्र रहा है। बंगाल क्या रहा है? बंगाल केंद्र रहा, नंबर 1 केंद्र था पहला।
और दूसरा एक और बात है कि नेतृत्वकर्ता जो हैं, जो आंदोलन को चला रहे हैं, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और बड़े बड़े नेता, उसमें मैक्सिमम जो हैं वो बंगाल के हैं। इसीलिए अंग्रेजों ने बंगाल को चुना। उन्होंने कहा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी और अमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। मतलब इनका कहना था, अगर पूछा जाए कि बंगाल विभाजन का ये जो विरोध है क्या कांग्रेस ने किया है, तो हां, आप कहेंगे कि कांग्रेस के सभी लोगों ने, मतलब कांग्रेस के अंदर में कांग्रेस के सभी लोगों ने इस फैसले का विरोध किया था। इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, लोगों ने विरोध किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग, मतलब उदारवादी हैं, उग्र राष्ट्रवादी हैं, लेकिन इसका कहना है कि चाहे वो मध्यम मार्गी हो यानी उदारवादी हो, अमूल परिवर्तनवादी हो यानी उग्र राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका क्या किया, तो विरोध किया है। ठीक है, अब देखिए, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा, जुलूस निकाले गए, जनप्रतिनिधि के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा वो स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। ये तो एनसीईआरटी की बात रही। उदाहरण के लिए, ये तो पूरा का पूरा ये जो एनसीईआरटी दिख रहा है, ये कनेक्ट किया है किससे, तो ये कनेक्ट किया है स्वदेशी आंदोलन से। क्योंकि आपको ही पता है कि बंगाल विभाजन के प्रतिकार में दो आंदोलन हुए इसके प्रतिरोध में। पहला आंदोलन कौन सा, जरा कमेंट करना। तो पहला आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। दूसरा आंदोलन कौन सा है, तो इसी का पूरक है, एक दूसरे के ये पूरक हैं, और उसका आंदोलन है बहिष्कार आंदोलन। ये दोनों इसके पूरक हैं और इसी की चर्चा इस एनसीईआरटी में की गई है। अब हम लोग बिहार स्पेशल का फैक्ट देख लेते हैं। 2 लाइन देखना है। फैसला लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल को पश्चिमी और पूर्वी बंगाल में विभाजित करने के इस फैसले के पीछे प्रशासनिक सुविधा जानते हैं, मगर वास्तव में इसका उद्देश्य बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, ये हम पढ़ाए हैं आपको। और इस प्रांत में को सांप्रदायिक आधार पे हिंदू बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बांट देना, ये इम्तियाज अहमद सर कह रहे हैं। इम्तियाज अहमद सर का एक और बात कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी अब नरमपंथी नेताओं के स्थान पे गर्मपंथी नेताओं का उत्कर्ष जो है शुरू हो चुका था। बंग भंग विरोधी आंदोलन ने जैसे जैसे जोर पकड़ा, बिहार में इसके प्रभाव पड़े। यह चेतना बिहारियों के बीच थी। बंगाल का विभाजन मात्र प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं किया गया था। प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से बंगाल को विभाजित करने के बदले बिहार के क्षेत्र को बंगाल से अलग एक प्रशासनिक इकाई बनाना कहीं जरूरी था। तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है, कि यहां पे कह रहा है कि जब आप बंगाल को विभाजित कर रहे थे तो बंगाल को वैसे नहीं विभाजित करके आप 2 प्रांत बना देते। एक प्रांत हमारा बिहार हो जाता और दूसरा प्रांत बंगाल हो जाता। जबकि आपने क्या किया, आपने बंगाल को 2 भाग में बांट दिया, एक का नाम बंगाल दे दिया और दूसरे का नाम पूर्वी बंगाल दे दिया। अब बिहार के नेताओं का क्या कहना है, बिहार स्पेशल में बिहार के नेताओं में कहना है कि आप बंगाल को जब बांट रहे थे तो वैसे नहीं बांटते, बंगाल को मत बांटते, आप बिहार और बंगाल 2 भाग में। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है ये इम्तियाज अहमद सर, क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया बंगाल में और पूर्वी बंगाल में, इनको वैसे नहीं करना था। इन्होंने क्या कह रहे हैं, विभाजित करने के बदले बिहार के क्षेत्र को बंगाल से अलग एक पृथक प्रशासनिक इकाई बनाना ज्यादा उपयुक्त था। मतलब ये कह रहे थे कि बंगाल को वैसे मत बांटिए, ये जो ऐसे ऐसे ये बंगाल है, ये जो क्षेत्र का बंगाल था इसे 2 भाग में बांट दिया, ऐसे नहीं बांट के आप इसको बिहार को और बंगाल को अलग कर देते तो ज्यादा अच्छा था। क्यों ऐसा ये कह रहे हैं, ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बिहार के पृथक्करण की मांग पहले भी प्रस्तुत की जा रही थी। बंग भंग विरोधी आंदोलन ने बिहार में 2 स्तर पर राजनीतिक परिवर्तन लाने में योगदान दिया। प्रथम, इस विभाजन के वैकल्पिक प्रस्ताव के रूप में पृथक प्रांत गठन की मांग ने जोर पकड़ ली और द्वितीय, बिहार के क्रांति। अब देखिए ये क्या एक अलग बात आ रहा है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पड़ेगा इस पर। ये कह रहे हैं कि जो बंगाल का विभाजन हुआ है, ध्यान दीजिएगा मैं आपको समझा रहा हूं, तो बिहार के नेताओं का, सच्चिदानंद सिन्हा का यह मांग था 1906 में। उनका कहना है कि आपने बंगाल विभाजन तो किया, लेकिन इस बंगाल विभाजन से 2 बड़ा चीज का फायदा हुआ। पहला कि बिहार अलग राज्य बनाने का, बिहार को अलग राज्य बनाने का मांग, कितना अच्छा बात है। देखिए यही फायदा होता है यार, ये मतलब हमको बहुत सुंदर लग रहा है ये तरीका, थोड़ा मेहनत लगेगा मेरा, लेकिन हमको मंजूर है ये मेहनत। बिहार को अलग राज्य बनाने का या बनाने की
मांग ने जोर पकड़ लिया। इनका कहना है कि जब बंगाल को विभाजित किया गया तो लोगों को लगा कि भाई बंगाल को काहे विभाजित कीजिएगा, बंगाल अरे बिजनेस स्टडीज का क्लास शुरू हो जाएगा भाई, रुको किया सिंह, यूट्यूब पर नहीं होगा, वो पेड बैच में होगा। उन्होंने, उनका कहना है कि जब बंगाल को अलग कर दिए तो हमको लगा कि अरे जब बंगाल को अलग किया सकता है तो एक दिन बिहारों अलग होना चाहिए। अब तो बिहार अलग करने का आवाज उठने लगा। 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा ने उठाई, 1908 में उठा, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की गठन हुई। तो ये पहला पॉइंट बहुत सुंदर। दूसरा कह रहे हैं द्वितीय, इसके फलस्वरूप बिहार में क्रांतिकारी आतंकवाद का विकास। मतलब इन्होंने कहा कि बिहार में क्रांतिकारी आतंकवाद, बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई, क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ी। ये भी अच्छी बात थी। अब भाई अंग्रेजों के लिए ये बुरी बात है कि भाई क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही हैं, अब भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारी लड़ रहे हैं, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से जब आप देखिएगा तो अच्छी की बात है ना कि ये लोग क्रांतिकारी अब लड़ रहे हैं कि नहीं नहीं अब देश को आजाद करा लेंगे, उखाड़ देंगे अंग्रेजों का किला, प्रखंड हो चाहे जिला, है ना। तो ये तो बिहार के लिए तो अच्छी बात थी कि बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो बिहार के जो क्रांतिकारी हैं वो अपने देश की आजादी की लड़ाई के लिए अब प्रखरता से लड़ रहे हैं कि नहीं नहीं अब इनका किला और प्रखंड हो चाहे जिला सब किला कबाड़ देंगे। तो ये बात फायदा हुआ। देखिए कितना अच्छा बात है ये, है ना। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए बंगाल, यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे मेरे दोस्तों, 3 क्वेश्चन, तीनों लिख देता हूं यहां पर। कह रहा है क्रांतिकारी आतंकवाद, बंग भंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रसार हुआ। अनुशीलन समितियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध आतंकवादी उपायों की प्रेरणा मिली। इसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। बिहार में इस विचार के आरंभिक नेताओं में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, देखिए पहला आपको नाम याद रखना होगा कौन सा, डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ। सभी लोग कमेंट कीजिए, तो एग्जाम में पूछेगा कि बिहार के कौन कौन से नेता इससे संबंधित थे। दूसरा केदारनाथ बैनर्जी, दिल खुश हो गया यार, मेहनत तो लग रहा है लेकिन हम इस मेहनत से खुश हैं क्योंकि मेरे बच्चों को फायदा होगा। आज तक मैंने जीवन में ऐसा बैच नहीं पढ़ाया है, पहली बार ऐसा बैच पढ़ा रहा हूं जिसमें सेम टॉपिक पहले खुद से पढ़ाइए, फिर एनसीईआरटी किताब लगा के पढ़ाइए, बच्चों को दिखा के पढ़ाइए, बता के पढ़ाइए कि कौन पेज नंबर से पढ़ा रहे हैं, और फिर बिहार स्पेशल लगाइए, फिर पढ़ाइए। मजा आ गया, दिल खुश हो गया। इस बैच में पढ़ने के बाद, ये तो एक दिन का क्लास है ना, कल से तो आज ही भर यूट्यूब पे चल रहा है, कल से तो ऐप पर चलेगा, पीआरटी वाटी सब जो भी है। तो अगर इस बैच से भाई अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी गलती कम और आपकी गलती ज्यादा होगी, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, इससे ज्यादा अब कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता इससे ज्यादा। भाई इतना हमको पढ़ा दिया होता तो हम सिलेक्शन हो गया रहता मेरा। तीसरा है बाबाजी ठाकुरदास, ये तीनों नाम कमेंट कीजिए। बाबाजी, यही सब ना क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कहां से आ गया बाबाजी ठाकुरदास का नाम। मान लीजिए कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बना दे कि निम्न में से कौन बिहार के क्रांतिकारी आतंकवादी नेताओं में या क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रसार में शामिल थे। ऑप्शन दे दे ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बैनर्जी, बाबाजी ठाकुर, एगो लिख दे सच्चिदानंद सिन्हा। तो बच्चा कहेगा ये खाली यही सच्चिदानंद सुना हुआ है, मारो आंसर सच्चिदानंद होगा, जबकि आंसर होगा एक से अधिक। यही फायदा होगा। तेरी खुशी कहाँ है, तू जहां खोजे वहां है, तेरी खुशी के लिए अभी बहुत मेहनत करनी है, अब जाओ, मुझे शशि सर से पढ़नी है। थैंक यू सो मच अभिनंदन कुमार ओझा जी। बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में 1906-07 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। देखिए एक और क्वेश्चन निकल के आया, आपसे पूछेगा कि रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। अब 2 बातें हैं रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना में। पहला कि ईयर कौन सा, तो इसको कहां लिखें, अब जगह ही नहीं है। अच्छा अब यहां ऊपर में लिख देते हैं। वर्ष कौन सा, तो वर्ष है 1906। स्थान कौन सा, तो स्थान है पटना। कॉपी में आप एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है ना। स्थान है पटना, स्थान है पटना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। बाकी समाचार पत्र द नेदरलैंड का प्रकाशन भी आरंभ हुआ।
आरंभ किया। तो मतलब रामकृष्ण सोसाइटी ने ही इस समाचार पत्र दी मदरलैंड की प्रकाशन को आरंभ किया। यह भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि किसने किया दी मदरलैंड, एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखना। दी मदरलैंड 1908 में खुदीराम और ये बोस छोड़ दीजिए। अब आइए बिहार स्पेशल में के दत्ता सर की क्लास। के दत्ता सर क्या कहते हैं? के दत्ता सर में सिर्फ दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। के दत्ता सर बिहार स्पेशल के बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े, मतलब हम लोग तो इनके पैर के धूल के बराबर नहीं है। ये क्या कहते हैं देखिएगा, बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास। ये कहते हैं मेरे दोस्तों, यहां देखिएगा कि चरमपंथवाद के विकास के लिए अधिकतर जिम्मेदारियां थी, यहां से पढ़िए, इस व्यवस्था से, है ना, यहां से पढ़िए, इस व्यवस्था के अंतर्गत कठोर प्रशासनिक नियंत्रण में विशेष करके बंग भंग की उसकी अनिष्टकर कार्रवाई सन्निहित थी। भारतीय लोकमत की पूर्णता अपेक्षा करके लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में इसे लागू कर दिया और 16 अक्टूबर 1905 को इसे क्रियान्वित कर दिया। ये बात आप जानते हैं। इसी दिन पूर्वीय बंगाल और आसाम को नए प्रदेश का जन्म हुआ। ठीक है, ये भी आप जानते हैं। इसकी राजधानी ढाका थी, ये भी आप जानते हैं। सर वुमफुल्ड फुल्लर इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो आपसे अगर परीक्षा में पूछेगा कि बंगाल के नहीं, पूर्वी बंगाल के, बंगाल अब ये वाला बंगाल नहीं, उधर दाहिने साइड वाला पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो आप आंसर क्या देंगे मेरे भाई? सभी लोग क्लियर कीजिए। वुमफुल्ड फिल्लर या बैमफिल्ड फुल्लर। ये आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन हो गया, एग्जाम में ये आता भी है और आया हुआ भी है ना। प्रकट रूप से ये कहा गया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए, सब जगह यही बात कही जा रही है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए यह किया गया है, किंतु वास्तव में बंगाल का विघटन एक क्षम्य तरीका था। इससे बंगाल और अन्यत्र जनभावना में गहरी चोट लगी और इसका कड़ा विरोध किया गया। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के शब्दों में, हमें ऐसा महसूस, देखिए स्टेटमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये कथन किसका है, यहां से ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये कथन किसका है। हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारा घोर अपमान किया गया था और हमें धोखा दिया गया था। कंटेंट टीम इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, टेस्ट सीरीज में डाल दीजिएगा, इस क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज में डाल दीजिएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज में इसको डाल दीजिएगा। चलिए, तो प्रतिरोध के बावजूद सरकार अपनी हठ पर अड़ी रही। इससे राष्ट्रव्यापी असंतोष की ज्वाला उठर उड़ी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के शब्द ध्यात हैं। एक और स्टेटमेंट आया, राजनीतिक प्रगति के विकास में बुरे शासक अक्सर अनजाने ही वरदान स्वरूप सिद्ध होते हैं, यह भी इन्होंने ही कहा है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि उनके कार्य की प्रक्रिया में संगठित विरोध रूपियत होने लगता है, जिससे उनके गलत कदम समाप्त हो जाते हैं। उसके साथ ही जनजीवन में कुछ ऐसी स्फूर्ति आती है। लॉर्ड लिट्टन इस अर्थ में अनजाने ही एक कल्याणकारी सिद्ध हुए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बिहार स्पेशल था, ये मैंने आपको एनसीईआरटी भी बता दिया। अब लास्ट करते हैं इस क्लास को, और इस क्लास को अब समाप्त करेंगे अगले 5 मिनट में। देखिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा। इस क्लास को अब हम लोग क्या करेंगे, तो लास्ट अब समाप्त करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कथन है परीक्षा के लिए। कौन कौन सा कथन है? सबसे पहला कथन जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें सबसे पहला कथन क्या है कि भारत का वास्तविक जागरण, लिखिएगा मेरे साथ मेरे दोस्तों, एग्जाम में आएगा सवाल, है ना, इसलिए लिखिए, लिखने से ही याद होता है। भारत का वास्तविक, ना गलत लिख रहा है, भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ। ये कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा
गांधी का। दूसरा कथन, बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है। बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है गोपाल कृष्ण गोखले का। तीसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें, तीसरा अगर कथन देखें जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है। बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है। एक निर्मम भूल है। ये कथन किसका है? तो ये भी कथन गोखले का। चौथा एक स्टेटमेंट है कि विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है। विभाजन हमारे ऊपर वज्र कैसे? आकाश से गिरता है, या बम कह लीजिए, कहीं कहीं बम भी मिलता है, बम की तरह गिरा है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का। नेक्स्ट, भारत में मेरी 2 पत्नियां हैं, मुस्लिम बेगम मुझे बेहद प्रिय है। भारत में मेरी 2 पत्नियां हैं, मुस्लिम बेगम मुझे बेहद प्रिय है। ये किसका है? तो ये वही वूमफिल्ड फुल्लर का है। किसका है? वूमफिल्ड या बैमफिल्ड फुल्लर। कौन था ये? बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, याद है ना, पूर्वी बंगाल का। लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी अभी लिखवा चुका हूं, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। लास्ट स्टेटमेंट, बंगाल विभाजन, संयुक्त बंगाल एक शक्ति है। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है। विभाजित बंगाल कई रास्तों पर चलेगा। विभाजित बंगाल कई रास्तों पर चलेगा। ये किसका है? तो हर्बर्ट रिजले। याद है ना ये कौन है? हर्बर्ट रिजले। तो ये टोटल जो हैं 6 स्टेटमेंट्स हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाएंगे कई बार आपकी परीक्षाओं में, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, पूरा का पूरा ये टॉपिक क्या हो गया? आपका कंप्लीट हो गया। तो इस हिसाब से हमारा ये पूरा का पूरा क्या हो गया? टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जो है आप देखिए, इस बात को एक चीज और बताना है मुझे, जो परीक्षा में पिछली बार आया था और मैं नहीं चाहता, ये हर्बर्ट रिजले से संबंधित है। एग्जाम में पूछता है कि ये हर्बर्ट रिजले जो गृह सचिव हैं, ये कब से कब तक रहे हैं। क्या पूछता है
कि बंगाल का जब विभाजन हो रहा था उस समय हर्बर्ट रिजले थे और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर थे। तो एग्जाम में पूछता है कि एंड्रयू फ्रेजर कब से कब तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, तो ध्यान रखिएगा 1903। मैं चाहता हूं याद कर लीजिए, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है 1903 से 1908 तक, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात समझ में आई आपको। इसके अलावा मैंने और कई सारी बातें आपको बताई हैं और परीक्षा के लिए लगभग जितनी चीजें जरूरत थी वो सारी चीजें हमने लगभग आपको कवर करा दी। हो सकता है कि कुछ छूट गया हो, तो जब कुछ छूट गया हो तो आगे पढ़ेंगे। अब बंगाल विभाजन रद्द हुआ तब क्या हुआ, बंगाल विभाजन के प्रतिशोध में स्वदेशी और बहिष्कार हुआ तब कहां क्या हुआ, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अमार शुमार बांग्ला और ये सारी चीजें हम लोग आपको आगे कवर कराएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि मैंने इस टॉपिक को ईमानदारी से आपको पढ़ाया है और ऑफिसर्स एकेडमी ने जो आपके लिए प्रयास किया है उस प्रयास के लिए आप एक बार हमारे सम्मान में भी एक बार आप ध्यान रखिएगा कि हमने जो आपसे वादा किया था कि हम नया बैच जो ला रहे हैं उसमें पूरा का पूरा डीप एनसीईआरटी और साथ में बिहार स्पेशल की किताब को भी कवर करेंगे। हमने उस प्रयास पर खड़ा होने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जिन्होंने अभी तक बैच को परचेज नहीं किया है वो पुराने बच्चे हों नए बच्चे हों खरीद लीजिएगा। पुराने बच्चों के लिए हमने अपने एमसीक्यू बैच को फ्री कर दिया है उनके लिए, मतलब जो नया बैच खरीदेंगे उसके साथ एमसीक्यू बैच फ्री मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी आप सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और कल अनुदेवी मेमोरियल फाउंडेशन का पहला क्लास है सुबह 8 बजे, उसमें भी जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे तो आपसे आगे की बातचीत करेंगे, ठीक है। बाकी शिक्षक आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।